तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे फिगर दिया गया है, बोला गया इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, दो ट्राइंगल्स हैं, इन अ 1:1 करस्पॉन्डेंस हमें 3 रेशियोज इक्वल दिए गए हैं। तो देखिए 3 रेशियोज इक्वल दिए गए और पूछा गया है देन इनमें से क्या सही है। तो 4 ऑप्शंस ये, जब आप 4 ऑप्शंस को देख रहे हो, क्या दिया है, ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, सेकंड ऑप्शन है ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर टू ट्राइंगल सीएबी, थर्ड ऑप्शन है ट्राइंगल सीबीए सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, फोर्थ ऑप्शन है ट्राइंगल बीसीए सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो हमें ये समझ गया कि यहाँ पे हमें ये करस्पॉन्डेंस जो है, उन्होंने करस्पॉन्डेंस के हिसाब से हमें 3 रेशियोज इक्वल दिए हैं। इन तीनों रेशियोज जो इक्वल दिए उसमें से हमें ये समझना है कि कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर है। नाम जो है 1:1 करस्पॉन्डेंस जान के हमें वो लिखना है। चारों ऑप्शन में ट्राइंगल पीक्यूआर का नाम कांस्टेंट रहा है, राइट, तो उसको हम ऐसे ही रखते हैं, एक ट्राइंगल का नाम फिक्स कर लेते हैं। अब दूसरे ट्राइंगल का नाम करस्पॉन्डेंस के हिसाब से हमें लिखना है और वो हमें इन रेशियो से जानना है। और हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया है जहां पे हमने टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बात किया है, वहां पे हमने करस्पॉन्डेंस के बारे में बात किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए यहाँ पे रेशियो से हम करस्पॉन्डेंस कैसे ढूंढते हैं, बहुत सिंपल है। मैंने एक ट्रिक दिया था, यस, क्या है वो, मिसिंग वर्टाइसिस का। तो देखिए फर्स्ट रेशियो जो है, यहाँ पे न्यूमरेटर में देखिए ए बी है, हमें पता है इस ट्राइंगल का नाम है एबीसी, तो ए बी है तो क्या, कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है, सी, ओके। यहाँ पे क्यू आर है, दूसरे ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर है, वहां पे क्यू आर है तो क्या मिसिंग है, पी मिसिंग है। दैट मीन्स हमें पता चला कि सी का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, पी। तो यहाँ पे पी के सामने हम क्या लिखेंगे, यस, सी। बहुत सिंपल है। तो आप बोलोगे अब सेकंड ढूंढ सकते हैं, चलिए सेकंड रेशियो में जाते हैं। बीसी है तो क्या मिसिंग है, ए। यहाँ पे पीआर है तो क्या मिसिंग है, क्यू। दैट मींस ए किसके साथ करस्पॉन्डेंस करता है, क्यू के साथ। दैट मींस क्यू का करस्पॉन्डेंस ए के साथ है। हमें यहाँ पे 2 वर्टाइसेस के करस्पॉन्डेंस मिल गए, मतलब क्या हमें तीसरा मिलेगा, तीसरा तो वही है जो बचा हुआ है। तो सी हुआ है, ए हुआ है, तो क्या बचा है, बी। दैट मींस हम यहाँ पे बी लिखेंगे। दैट मींस ये हो गया, ये ट्राइंगल है जो सिमिलर है। अब इसमें से देखते हैं फर्स्ट क्या दिया है, ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, नहीं। सेकंड देखिए ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर टू ट्राइंगल सीएबी, यस, सही है। दैट मींस ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एक बार देख लीजिए, ट्राइंगल सीबीए नहीं, नेक्स्ट ये ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर टू ट्राइंगल बीसीए नहीं। दैट मींस हमें पता चल गया यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, बी, ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर टू ट्राइंगल सीएबी, ये हमें लिखना है। अब सिंपल था। तो चलिए और एक एमसीक्यू देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इन ट्राइंगल डीएफ एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, 2 ट्राइंगल्स हैं। एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल डी एंगल क्यू को कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, एंगल ई एंगल आर को कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल में 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए हैं हमें। तो अगर 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए तो हमें ट्राइंगल के बारे में क्या पता चलता है, आप बोलोगे यस, दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बट क्या हमें इसकी जरूरत है, आगे बढ़ते हैं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके, ये बेसिस पे, ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें ये जानना है इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन फॉल्स है। मतलब 4 इंफॉर्मेशन दिए, इसमें से कौन सा फॉल्स है, याद रखना फॉल्स है, ट्रू नहीं। ज्यादातर हमें ट्रू पूछा जाता है, यहाँ पे इसके लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए हमें ये पता चला है सब रेशियोस फॉर्म में दिया है। अब ट्राइंगल्स में 2 पेयर ऑफ एंगल इक्वल है तो दैट मींस दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल में हम लिखे एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ई इक्वल टू एंगल आर, दैट मींस हमें पता चला है दैट ट्राइंगल डीएफ, अगर एक ट्राइंगल का नाम फिक्स करते हैं दूसरे ट्राइंगल का नाम तो हमें पता चल जाएगा कैसे, डी का करस्पॉन्डेंस क्यू के साथ है, ई का करस्पॉन्डेंस आर के साथ है। तो बचा क्या है, यहाँ पे क्यू हुआ है, आर हुआ है, पी बचा है। दैट मींस हमें करस्पॉन्डेंस मिल गया। ओके, कैसे हमें पता चला, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये सब चीजें लिखनी नहीं, एमसीक्यूज सॉल्व करते समय हमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके वो लिखना है, हमें कोई स्टेप्स नहीं लिखना है। बट ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन के फॉर्म में है तो आप कैसे लिख सकते हो, एमसीक्यू फॉर्म में है तो आप जस्ट रफ में ट्राइंगल लिख लीजिए और रेशियोज लिखिए। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें रेशियोज इक्वल मिलेंगे। चलिए तीनों रेशियोज लिख लेते हैं, कौन सा है, डी अपॉन क्यू आर, ये एक रेशियो होगा।
इक्वल टू क्या होगा, EF अपॉन RP, ये दूसरा रेशियो हमें इक्वल मिलेगा। यहाँ पे अब तीसरा रेशियो क्या होगा, तीसरा रेशियो होगा DF अपॉन QP। तो हमने ये रेशियोस लिख लिए, हमें यहाँ पे 3 रेशियोस इक्वल मिल रहे हैं, हमने लिख लिया। अब हमें चेक करना है इसमें से कौन सा फॉल्स है जो दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट देखिए क्या है, EF अपॉन PR। ओके, EF अपॉन PR यहां तो दिख रहा है आपको, इक्वल टू DF अपॉन PQ। यस, ये तो सही है। मतलब हम बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट दिया हुआ है ऑप्शन ए इट इज ट्रू, बट हमें फॉल्स ढूंढना है। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या दिया, डी अपॉन पी क्यू। डी अपॉन पी क्यू नहीं, डी अपॉन क्यू आर है, PQ तो यहाँ पे है DF के साथ। ओके, इक्वल टू EF अपॉन RP। EF अपॉन RP सही है, बट फर्स्ट रेशियो गलत है। दैट मींस हमें पता है ऑप्शन बी सही नहीं है, मतलब वो फॉल्स है। ऑप्शन सी देख लीजिए, D अपॉन क्यू आर यस, इक्वल टू DF अपॉन PQ, ये सही है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर डी, EF अपॉन RP यस है, इक्वल टू D अपॉन QR, वो भी है। दैट मींस हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 4 में से ऑप्शन बी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर, बिकॉज वो फॉल्स है और हमें फॉल्स ढूंढना था। अब इसी तरह वेरी गुड। MCQ देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे दिया है दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DF है। यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल F इज इक्वल टू एंगल C। इसका मतलब आप बोलोगे इन दोनों ट्राइंगल्स में 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स इक्वल है, दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। ओके, चलिए इतना तो हम लिख ही सकते हैं, मतलब इतना हम समझ रहे हैं, हमें आपको लिखने की जरूरत है नहीं, बिकॉज ये MCQ। तो आपने क्या समझा है मैं लिख लेता हूँ। सो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, एंगल B इक्वल टू एंगल E है, एंगल C इक्वल टू एंगल F है, दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। हमने लिख दिया कि दोनों जो ट्राइंगल्स हमें दिए सिमिलर है। ओके, अब और एक इंफॉर्मेशन है, AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स D, ये दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स D, ये इंफॉर्मेशन है। ओके, और इससे हमें क्या मिलेगा। आप बोलोगे हम ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमेशा ट्राइंगल्स ये सिमिलर है, तो हमें रेशियो फॉर्म में उसके साइड्स के रेशियो मिलेंगे ना, ए बी और डी करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो अगर इसका रेशियो हम ले तो हमें क्या मिल रहा है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे बचता है 3, दैट मींस 3 अपॉन 1, ये रेशियो मिलता है। बट हमने ये क्यों दिया है समझते हैं। चलिए जब आप ऑप्शन देखोगे तो समझ में आएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 2 ट्राइंगल्स इज ट्रू। मतलब अगर ये इंफॉर्मेशन दिया है, इनके बेसिस पे आप ये बताइए, जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा ऑप्शन इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में सही है। ओके, तो अब जब आप ऑप्शंस पढ़ रहे हो, देखिए ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, none of the statements that above is true, ऐसा दिया है। दैट इज ये ऑप्शंस में सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात कर। अब एक चीज तो हम समझ गए कि दोनों भी ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। ओके, अब कॉन्ग्रुएंस के बारे में भी सब में बोल रहे हो, जो बताइए सिमिलैरिटी है, 2 ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट में, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते समय मैंने ये बातें डिस्कस किए हैं, हमारा डिस्कशन में आपको ये समझा भी है। अगर नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहाँ पे हमें पता है कि सिमिलर ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1 हुआ तो। यस, बिकॉज अगर वो इक्वल होंगे तो रेशियो 1 हो गया ना, तो ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, 3 है। तो क्या ये रेशियो इक्वल टू 1 है, तो आप बोलोगे नहीं, इक्वल टू 1 नहीं है। और अगर वो इक्वल टू 1 नहीं है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। करेक्ट है, दैट मीन्स हमें समझ गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है, देखिए यस, और वो है ऑप्शन नंबर बी, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस वो हमारा सही आंसर है। तो चलिए सही जवाब ये भी मिल गया। अब समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग है ना, वेरी गुड। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे बोला है दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, वो ट्राइंगल्स है और वो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। हमें पता है कि जब भी इक्विलैटरल ट्राइंगल्स ये होते हैं, वो दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, पता है कॉन्सेप्ट। यस,
और इस तरीके का एक सम हमने ऑलरेडी किया हुआ है और वहां पे डिस्कशन भी किया है। हाँ, वो एक सम के फॉर्म में था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो देख लेना। तो वो तो एक सम था। अब ये तो एक एमसीक्यू है, तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में आपको ये सारी चीजें लिखनी नहीं, बट मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी, आपको सिर्फ रफ में कुछ कैलकुलेशंस करने और सही उत्तर लिखना है, सही आंसर लिखना है। तो चलिए यहाँ पे क्या बोला है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ, हाँ, इनके एरिया का रेशियो दिया है 1:2। अब हमें पता है दोनों भी ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है और अगर हम उनके एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, राइट, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा लेना है, देखिए हमें ए बी दिया है और डी ढूंढना है, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड डी है, तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और उसका रीजन अगर एक सम के फॉर्म में होता हम रीजन लिखते हैं, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर हम आगे सॉल्व करें, अब ये रेशियो जो है, ये रेशियो तो हमें दिया गया है, देखिए कितना दिया है, 1:2, दैट मींस 1/2 हम वहां पे सबस्टिट्यूट करेंगे, तो 1/2 लिखा है इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू दी गई है, कितना है 4, तो हम लिखेंगे इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो हमने लिख दिया। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें डी का लेंथ फाइंड करना है। अगर डी का लेंथ फाइंड करना है, दैट मींस हमें स्क्वायर की जरूरत है, स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट है 1, 2 का स्क्वायर रूट है √2, वेरी गुड, और 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है 4, डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है डी, वेरी गुड, दैट मींस हमें मिला 4 अपॉन डी। अब क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए क्या मिलेगा, d इंटू 1 इज d इज इक्वल टू 4 इंटू √2, दैट इज 4 √2, ब्यूटिफुल, दैट मींस हमें d का लेंथ मिल गया है 4 √2, और देखिए यहाँ पे कौन सा सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यस, दैट मींस हमें पता है ऑप्शन डी ये हमारा सही जवाब है। तो चलिए ये भी बहुत इजी था, ये भी समझ आ गया, तो आप समझ रहे ना ऑप्शन सही है तो क्यों है, हम कैसे हैं, क्या क्या कर रहे हैं वो समझना जरूरी। तो हमें ये सम जब कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ये स्टेप्स अगर हम रफ में लिख के करें बस हो गया, ये सारी चीजें लिखनी नहीं चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और एक इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है, क्या दिया है, segment XY is parallel to BC, XY parallel to BC, then which of the following statements is true? अभी स्टेटमेंट्स है, 4 स्टेटमेंट्स, ये इसमें से कौन सा सही है ये ढूंढना है, ये समझ। अब एक चीज समझिए, मैंने आपके साथ बहुत पहले वीडियो में एक डिस्कशन किया हुआ है कि अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल है, तो होता क्या है, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, हम या तो वहां पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, या तो हमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर मिल सकते हैं। ओके, ये दोनों ट्राइंगल जो है, ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, ये सिमिलर कैसे हो सकते हैं, आपको पता है, सबसे इजी कॉमन एंगल, एंगल ए कॉमन एंगल है, और एक क्या है, और एक पेयर ऑफ एंगल हमें मिलेगा, एंगल एक्स और एंगल बी, राइट, क्या है वो करस्पॉन्डिंग एंगल, हम ये ले सकते हैं, या तो हम एंगल वाई इक्वल टू एंगल सी भी ले सकते हैं, बट इससे हमें मिलेगा क्या कि ट्राइंगल एक्स वाई और ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ऐसा मिल सकता है, इससे हमें रेशियोज मिलेंगे, तो हमें रेशियोज में इंटरेस्ट है। देखिए फर्स्ट रेशियो जो दिया है ए बी अपॉन ए सी दिया है, ए बी राइट अपॉन ए सी इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई, दैट मीन्स हमें दो ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियो में, इसके लिए हमने ये करके रखा है, तो यहाँ पे आपको पता है अगर ट्राइंगल सिमिलर तो हमें रेशियोज इक्वल मिलेंगे, तो अगर हम रेशियोज निकालें तो हमें 3 रेशियोज मिलते हैं, चलिए 3 रेशियोज लिख लेते हैं, क्या आएगा ax अपॉन ab, ये रेशियो किससे इक्वल रहेगा, यस हमें पता है xy अपॉन bc, और तीसरा रेशियो होगा ay अपॉन ac, तो तीनों रेशियोज लिख लेते हैं, ay अपॉन ac और xy अपॉन bc, ये तीनों रेशियोज एक दूसरे को इक्वल है, ठीक। अब ये तो हमें पता है, ओके, तो इसमें से ये फर्स्ट, बिकॉज देखिए फर्स्ट में हमें ए बी ए सी, आप बोलोगे हाँ यहाँ पे है, दैट मीन्स हम इन दोनों रेशियोज की बात है, तो चलिए अगर हम ये दोनों रेशियोज कंसिडर करें, बट ये दोनों रेशियोज कंसिडर करें, बट यहाँ पे फर्स्ट वन देखिए ना, हमें क्या चाहिए, ए बी अपॉन ए सी, ओके, इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई, ओके, आप बोलोगे एक्स तो इधर है, ए बी इधर है, बट ए बी अपॉन ए सी चाहिए, दैट मींस हम बोल रहे हैं ए बी को हम इधर ला सकते हैं, ओके, तो डायगोनली क्या हम इसे स्वैप कर सकते हैं, यस, दो रेशियोज इक्वल है तो डायगोनली स्वैप करें तो भी रेशियोज इक्वल होगा, तो स्वैप कर देते हैं,
तो चेक कीजिए क्या वो फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है, ए बी अपॉन ए सी, यस, इक्वल टू एक्स अपॉन ए वाई, यस, दैट मींस हम बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है। वेरी गुड। चलिए सेकंड देखते हैं। तो फिलहाल हमें पता है ऑप्शन ए सही है, आगे देखते हैं ऑप्शन बी वो ट्रू है क्या। ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए एक्स अपॉन एक्स बी, हाँ ये पार्ट्स मिलेंगे अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करें। तो चलो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी तो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी, तो हमने ये लिख दिया है। अब चेक कीजिए वो जो ऑप्शन बी क्या वो सही है, एक्स अपॉन एक्स बी, यस, लेफ्ट हैंड साइड तो सही है, राइट हैंड साइड में ए वाई, यस, डिनोमिनेटर में क्या दिया है, ए सी दिया है, नहीं बट वाई सी मिलता है, दैट मींस सेकंड ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी देख लीजिए, एक्स अपॉन वाई सी, ए एक्स अपॉन वाई सी नहीं, इक्वल टू ए वाई अपॉन एक्स बी नहीं, वो तो नहीं मिल रहा है। वेरी गुड, दैट मींस ऑप्शन सी गलत है, वो ट्रू नहीं है। ऑप्शन डी देख लीजिए क्या दिया है, ए बी अपॉन वाई सी, ओके, अभी पूरे पार्ट का राइट, पूरा साइड और उसके एक पार्ट का ये रेशो तो हमें ना इसमें मिलेगा ना इसमें मिलेगा, दैट मींस वो तो रेशो मिलेगा ही नहीं, मतलब ये रेशो तो गलत है। दैट मींस हम बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों भी गलत है, सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो सही है। दैट मींस हमें इसका आंसर मिल गया है, जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए क्या ये सही था, अब आपको समझ गया। दैट मींस एमसीक्यू जब आते हैं तो उसे कैसे सोचना है ये तो समझ ही गए, राइट। हाँ, और स्टेप सारे लिखने नहीं है हमें, सिर्फ रफ में कुछ चीजें जैसे यहाँ पे सिर्फ रेशियोज लिखना था, ये सारी चीजें हैं, ये मैंने आपको बताई, ये समझिए और उसके हिसाब से आप कोई भी एमसीक्यू आप तो सॉल्व कर ही सकते हो। हमें फिगर दिया गया है और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। आप बोलोगे क्वेश्चन में देख के समझ में आ गया, राइट। हमें 3 रेशियोज पूछे गए, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स। दैट मींस आप बोलोगे यस यस, जो 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं उसमें से कुछ ना कुछ यूज करना होगा। वेरी गुड, तो हम ये यूज करेंगे और इसे सीखेंगे भी। बट मैंने हमेशा कहा है आप सम जब देख रहे हो, जब वीडियो देख रहे हो, सिर्फ सॉल्यूशन के लिए ना देखें, वो सॉल्यूशन में हर स्टेप क्यों लिखा है वो समझने के लिए देखिए, बिकॉज उससे आपको कोई भी सम खुद ब खुद करने आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस सम में देखते हैं क्या दिया है। इन्होंने बोला है इन ट्राइंगल ए बी सी बी डैश डी डैश सी, दैट मींस डी इज बिटवीन बी एंड सी हमें दिया गया है। फिर बोला गया है कि बीडी की लेंथ है 7 यूनिट्स, ओके, बीसी की लेंथ दी गई है हमें 20 यूनिट्स, और बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स। ऐसे हमें 3 रेशियोज पूछे गए। ओके, हम जैसे ही रेशियोज देखते हैं हमें पता है प्रॉपर्टीज यूज करने। ओके, प्रॉपर्टीज का जो वीडियो है वो तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट उससे पहले आप जब ये फिगर देख रहे हो और हमें दिया गया है D इज बिटवीन B एंड C और हमें BC की लेंथ दी गई है कितनी है 20 और BD की लेंथ दी गई है 7, दैट मींस हमें पता चलता है कि हम DC की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वो मिसिंग है ना, तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम सम की शुरुआत करेंगे हम लिखेंगे DC इज इक्वल टू BC, यस, DC इज इक्वल टू BC माइनस BD, या तो हम पूरे BC के बारे में लिख लेते हैं। BC क्या है, BD प्लस DC, और इसका रीजन होगा B डैश D डैश C बिकॉज D इज बिटवीन B एंड C। अब हम BC की लेंथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, BC का लेंथ कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 20, तो लिखिए वहां पे 20। BD की लेंथ है 7 और DC हमें पता नहीं है, तो DC को ऐसे ही रख देते हैं। अब +7 को ट्रांसपोज कीजिए, शिफ्ट कीजिए ऑन द अदर साइड, तो हमें मिलेगा -7, दैट मींस हमें मिलेगा 20 - 7 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू DC, एंड 20 - 7 है 13, दैट मींस हमें DC की लेंथ मिली है 13 यूनिट्स। ओके, तो DC हमने फाइंड कर लिया, दैट मींस सम स्टार्ट करने से पहले, रेशियोज फाइंड करने से पहले ये मिसिंग था, ये हमने फाइंड कर लिया। वेरी गुड, तो सम स्टार्ट। तो अब आगे देखते हैं, सबसे पहला जो रेशियो पूछा गया है, उन्होंने पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। और जब हम ये तीनों क्वेश्चंस देखते हो और रेशियोज पूछा गया है, तो अब देखोगे यहाँ पे ट्राइंगल एबीडी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। ये 3 है एरियाज जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो रेशियोज में आ रहा है। ओके, तो चलिए पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पे जब आप देख रहे हो, यहाँ पे 4 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, A, B, D एंड C, है ना।
ओके, इन चारों पॉइंट में से 3 पॉइंट जो है बी डी एंड सी वो कोलिनियर है, दे आर ऑन द सेम लाइन, इजंट इट? यस। और मैंने हमेशा सिखाया कि 4 में से अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमें ऐसा फिगर आएगा, ऐसा फिगर आएगा मतलब वहां पे हमें 3 ट्राइंगल्स मिलेंगे, 2 छोटे और एक बड़े, है ना? 2 छोटे ट्राइंगल्स मिलके बड़ा ट्राइंगल फॉर्म करें। और ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हमेशा ये तीनों ट्राइंगल जो हैं उनके हाइट सेम होंगे। और आपने वीडियो जरूर देखा होगा जहां पे मैंने ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स के बारे में 3 डिफरेंट केसेस, 3 डिफरेंट सिचुएशंस, 3 डिफरेंट कंडीशंस डिस्कस किए हैं। वो वीडियो जरूर देखना, वो वीडियो देखोगे तो ये सब आप बहुत इजीली कर सकते हो। अगर नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो। तो आप बोल रहे हो यहाँ पे इन तीनों ट्राइंगल्स की हाइट सेम है, बट हाइट सेम क्यों है? इसके 2 रीजन है। पहला रीजन है बिकॉज दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? ये कोलिनियर पॉइंट के अलावा जो 4th पॉइंट है दैट इज ए, तो ए इज अ कॉमन वर्टेक्स। उस कॉमन वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है वो सभी सेम बेस पे है। दैट मीन सेकंड कंडीशन है, तीनों ट्राइंगल्स के जो बेसिस है बीडी, डीसी एंड बीसी, दे आर ऑन द सेम लाइन, इसके लिए हाइट सेम है। वेरी गुड। तो पहले हम वो लिख लेते हैं बिकॉज उन्हीं ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, दैट मीन्स हम लिख लेंगे इनके हाइट सेम है। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी have a common vertex A and their bases BD, DC and BC lie on the same line BC, therefore their heights are equal। तो पहले जस्टिफिकेशन लिख लेते हैं, हाइट्स इक्वल क्यों है ये हमने बता दिया। अब हमें पता है कि इन तीनों ट्राइंगल्स के हाइट इक्वल है, तो अब कहीं पे भी अगर हम रेशियोज फाइंड करें इन ट्राइंगल्स का तो हमें पता है ट्राइंगल्स के हाइट इक्वल है, तो एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, तो लिखना इजी हो गया ना। वेरी गुड। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट रेशियो क्या पूछा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी हमें पूछा गया है, तो लिख लेते हैं। तो पहले दोनों ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एडीसी। हमें पता है इनके हाइट्स इक्वल है, दैट मींस एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, दैट इज BD अपॉन DC। तो लिखिए वहां पे BD अपॉन DC, ये हम लिखेंगे। और इसका रीजन क्या है? ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। और आप वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दीजिए, BD की लेंथ कितनी है? 7 और DC की लेंथ कितनी है? 13। दैट मींस हमें रेशियो क्या मिलेगा? हमें रेशियो मिलेगा 7 अपॉन 13। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी था। और एक चीज जो मैंने उस वीडियो में भी सिखाया है, समझाया है, डिस्कस किया है हमने, ऐसे सिचुएशन जब होते हैं जहां पे तीनों ट्राइंगल्स के हाइट सेम होते हैं, वहां पे जब ऐसे रेशियोज पूछे जाते हैं, कोई भी तीनों ट्राइंगल्स में से किसी का भी रेशियो पूछा जाए, विदाउट सीइंग द फिगर भी हम आंसर कर सकते हैं। अब पूछोगे कैसे? वेरी सिंपल, सिर्फ कॉमन वर्टेक्स आइडेंटिफाई करना है। कॉमन वर्टेक्स क्या है? ए। तो अब जब फर्स्ट रेशियो देखते हो उसमें ए को अगर हम छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं, तो क्या बचा? BD अपॉन DC, और वही तो है। यस। तो ऐसे हम इजीली कर सकते, सिर्फ ऐसे सिचुएशन में जहां पे 4 पॉइंट्स हैं उसमें से 3 कोलिनियर है और एक बाहर है, तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे 2 ट्राइंगल्स फॉर्म करते हैं, 2 ट्राइंगल्स मिलके एक बड़ा ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, ऐसे सिचुएशन हम हमेशा ही कर सकते हैं, इजी है। तो चलिए सेकंड देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो पहले देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। विदाउट सीइंग द फिगर भी हम नेम तो कर सकते हैं ना, रेशियो में पता चल जाएगा। ए को अगर हाइड करते हैं कॉमन वर्टेक्स को, BD अपॉन BC, चेक कीजिए आएगा ना, बेस BD अपॉन BC, वही है। और रीजन क्या है? ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। और यहाँ पे वैल्यू सबस्टिट्यूट कीजिए, हमें पता है BD की लेंथ है 7 और BC की लेंथ है 20, दैट मींस हमें रेशियो मिल गया सेकंड, दैट इज 7 अपॉन 20। तो चलिए अब थर्ड फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बहुत इजी है, आप बोलोगे डायरेक्टली करें, हाँ बस ए को अगर हाइड कर दे तो हमें मिलेगा DC अपॉन BC, और फिगर देखोगे तो भी वही आएगा, बेस अपॉन बेस, दैट इज DC अपॉन BC। रीजन मत भूलना, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, और वहां पे सबस्टिट्यूट कीजिए, DC का लेंथ है 13 और BC का लेंथ है 20, दैट मींस हमें रेशियो मिला है 13:20, और हमने कंप्लीट कर लिया सब। अब मुझे बताइए, इजी था? तो चलिए सम देख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या दिया है। Ratio of the areas of 2 triangles with equal heights is 2:3. If the base of the smaller triangle is 6 centimeter, what is the corresponding base of the bigger triangle? ये हमें ढूंढना है। अब इसे करते समय
सबसे पहले हमने ये स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, हमें ये समझ में आया, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। ओके, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। दैट मींस हमें पता है, हमें वो जो चार प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसमें से कुछ यूज करना है। और कौन सा यूज करना है? विथ इक्वल हाइट्स है। दैट मींस दोनों ट्राइंगल के हाइट सेम है। दैट मींस हमें पता है एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, ये प्रॉपर्टी हम यूज करें। दैट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें ये समझ गया कि हमें प्रॉपर्टी यूज करना है और कौन सा यूज करना है। और याद रखना, आप वीडियो जब देख रहे हो इसीलिए देखिए क्योंकि हर सम में कौन सा प्रॉपर्टी क्या हम यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, वो समझने के लिए, सिर्फ सॉल्यूशन के लिए मत कीजिएगा। बिकॉज अगर आप समझोगे कि क्यों कर रहे हैं, हर स्टेप क्यों लिख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप क्यों आ रहा है, अगर आप ये समझोगे तो खुद ब खुद कोई भी सम खुद ब खुद कर पाओगे, और वही मैं चाहता हूं, राइट। तो प्रॉपर्टीज तो आपने देखा ही होगा, वो वीडियो हमने ऑलरेडी किया है, तो अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सम हमें स्टार्ट करना है, बट हम सम को लिखे क्या, सम में लिखे क्या, बिकॉज यहाँ पे क्या फिगर दिया गया है? तो फिगर नहीं दिया गया है तो हम लिखेंगे क्या? देखिए, आपने सेकेंड स्टेटमेंट जब भी पढ़ा है तो उसमें देखा था बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। ओके, एक ट्राइंगल को स्मॉलर ट्राइंगल बोला गया है। और देखिए व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल। दैट मींस स्मॉलर ट्राइंगल और बिगर ट्राइंगल से हम रेफरेंस करेंगे। और हमें पता है प्रॉपर्टी कौन सा यूज कर रहे हैं, हाइट सेम है। दैट मींस एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, राइट। दैट मींस हम एरिया और बेस से कंसर्न है, राइट। दैट मींस अगर हम स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया लेते हैं A1 और उसका जो बेस है उसको लेते हैं B1, राइट, इससे हम स्टार्ट करेंगे। दैट मींस हमें फर्स्ट स्टेटमेंट पता चल गया, हम लिखेंगे लेट द बेस एंड एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल बी B1 एंड A1 रेस्पेक्टिवली। अगर ये लिखा है तो आप बोलोगे नेक्स्ट क्या लिखना है, वो भी तो समझ गए ना। वेरी गुड, क्या लिखोगे? लेट द बेस एंड एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल या द बिगर ट्राइंगल बी B2 एंड A2 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो चलिए अभी इतना पार्ट हमें समझ गया है, तो हमने ये लिख लिया। अब देखते हैं सब में दिया क्या है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ा, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, मतलब दोनों ट्राइंगल्स जो है उनके एरिया का रेशियो दिया गया है 2:3। दैट मींस हमें दिया गया है A1 अपॉन A2, राइट ना। क्यों? देखिए 2:3 है, 2 न्यूमरेटर में है, 3 डिनोमिनेटर में। एरिया का रेशियो है, दैट मींस ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है। दैट मींस ऊपर का एरिया छोटा है, नीचे का एरिया बड़ा है। दैट मींस एरिया ऑफ द स्मॉलर अपॉन एरिया ऑफ द बिगर है, मतलब A1 अपॉन A2 आएगा। एंड दैट इज गिवन टू अस एज 2:3। समझ गए? तो सम पढ़ के ये समझ लीजिए क्या दिया। तो हमने इंफॉर्मेशन लिख लिया। और क्या दिया है? उन्होंने बोला इफ द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, मतलब छोटे ट्राइंगल का जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर दिया है, और छोटे ट्राइंगल का जो बेस है उसे हमने B1 लिया है। दैट मींस हमें B1 की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर। और आगे पूछा गया है व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल, मतलब बड़े ट्राइंगल का बेस क्या है, और बड़े ट्राइंगल का जो बेस है उसे हमने B2 लिया है। दैट मींस B2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी। अब इजी है, तो आप बोलोगे हाँ क्यों? बिकॉज हमें पता है दोनों ट्राइंगल जो है यहाँ पे दिया गया है हाइट्स आर इक्वल, और अगर हाइट इक्वल है तो हम प्रॉपर्टी में क्या यूज करेंगे? एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। दैट मींस हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। और वहां पे रीजन में क्या लिखेंगे? ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। वेरी गुड, ये लिखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे चलिए अभी हमें वैल्यूज दी गई है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। A1 अपॉन A2 की वैल्यू दी गई है 2/3, तो वहां पे 2/3 लिख देते हैं। B1 की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं। B2 की वैल्यू नहीं है। अब फाइंड क्या करना है? अब इसमें से हमें B2 फाइंड करना है, तो आप बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए B2 को वहां पे लेके जाते हैं न्यूमरेटर में, तो B2 वहां चला गया, तो दैट मींस हमने लिखा B2 इज इक्वल टू, ओके, तो B2 अगर यहाँ पे है सो 3 यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा। दैट मींस ऑन द राइट हैंड साइड हमें क्या मिलेगा? न्यूमरेटर में 6 into 3, और ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दैट मींस हम लिखेंगे क्या? 6 into 3 अपॉन 2। अब कैंसिलेशन कर लीजिए, आप बोलोगे 2 1 जा 2 3 जा, राइट। और कोई कैंसिलेशन पॉसिबल है? देखिए देखिए देखिए, तो आप बोलोगे नहीं, सो 3 into 3 कितना है? 9। दैट मींस हमें B2 की वैल्यू मिल गई है 9। अब B2 की वैल्यू मिल गई है 9, B2 माने
B2 है, दैट इज द बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल। दैट मींस आप फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, सिर्फ यहां पे मत छोड़िए। तो फाइनल स्टेटमेंट में लिखिए बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, और ये हमने सम कर दिया। देखिए यहाँ पे देखिए इस सब में क्या दिया गया है। तो आप बोलोगे ओके इसमें भी फिगर है, इसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। क्या दिया गया? ट्राइंगल एबीसी है, उसमें एंगल एबीसी 90 डिग्री है। दैट मींस आप बोलोगे ए बी परपेंडिकुलर है। दैट मींस ए बी अगर हाइट कंसीडर करें तो बीसी क्या है? बेस। वेरी गुड। ट्राइंगल डीसीबी जो है वहां पे एंगल डीसीबी हमें 90 डिग्री दिया गया है। दैट मींस अगर हम बीसी को हाइट कंसीडर करें तो बीसी क्या है? बेस। अब जैसे ही हमने पढ़ा आपको इंफॉर्मेशन समझ गया, वेरी गुड, स्मार्ट। अब आप एप्लीकेशन भी समझ गए, कौन सा प्रॉपर्टी क्या, बट प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं। वैल्यूज दिए गए, एबी का वैल्यू है 6 और डीसी का वैल्यू दिया गया है 8। उन्होंने बोला है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसी। जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा फाइंड क्या करना है, वहां से हमें ये समझ गया कि हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। ओके, चार में से एक कौन सा? तो जब हम ट्राइंगल देखते हैं, दोनों ट्राइंगल में हमने देखा कि बेस सेम है, बेस है बीसी। दैट मींस दोनों का कॉमन बेस, या हम बोले इक्वल बेस है बीसी। सो बेसिस अगर इक्वल है तो एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट। वेरी गुड। तो मुझे बताइए ट्राइंगल एबीसी के लिए हाइट क्या है? ए बी। और ट्राइंगल डीसीबी के लिए हाइट क्या है? हमें पता है डीसी। तो हम यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे? ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस या ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस। तो आपने बोला ये तो बहुत इजी था ये हमने लिख दिया। अभी हमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ए बी की वैल्यू क्या है? 6 और डीसी की वैल्यू क्या है? 8। क्या हम इसे रेड्यूस कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ रेड्यूस कर सकते हैं। सो दोनों भी 2 से डिविजिबल है, सो आएगा 2 3s and 2 4s। दैट मींस वी आर सेइंग दैट द रेशियो इज नथिंग बट इट इज 3/4। तो लिखिए यहाँ पे 3/4। ब्यूटीफुल, हो गया। दैट मींस हमें एरिया का रेशियो मिल गया। सुपर, इजंट दैट इजी? हमें दिया गया है पीएम की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो पीएम यहाँ पे देख रहे हैं। दैट मींस ट्राइंगल पीक्यूएस के लिए पीएम हाइट है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। ओके, अभी पीएम हाइट है तो बेस क्या है? क्यूएस। ओके, हमें दी गई है एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूएस जो है उसका एरिया दिया गया है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया गया है दूसरा जो ट्राइंगल है क्यूआरएस उसका एरिया दिया गया है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें एनआर फाइंड करना है, मतलब उसका हाइट फाइंड करना है। तो जब आप इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखते हो तो देखिए दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का एरिया दिया गया है। ओके, एक ट्राइंगल का हाइट दिया है और दूसरे ट्राइंगल का हाइट फाइंड करना है। एरिया एरिया हाइट हाइट, ये इंफॉर्मेशन है। ओके, तो बोलोगे एरिया एरिया हाइट हाइट। ओके, यहाँ पे बेस के बारे में कुछ दिया है क्या? तो बोलोगे आप ट्राइंगल पी क्यू एस के लिए बेस हाइट पीएम है तो बेस क्या है? क्यूएस। ओके, दूसरा ट्राइंगल क्यूआरएस एनआर हाइट है तो बेस क्या है? क्यूएस। तो क्या ऑब्जर्व किया? यस, आप बोलोगे यस दोनों ट्राइंगल में बेस सेम है। सो अगर बेस सेम है मतलब अब बोलोगे हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना, जो 4 प्रॉपर्टी पढ़े। प्रॉपर्टीज देखा है ना? नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, देखिए। अब हमें पता है एरिया 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 अपॉन एरिया इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट लिख सकते हैं बिकॉज दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है ना? देखिए यस इट हैज अ कॉमन बेस। तो चलिए हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूएस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट। ट्राइंगल पीक्यूएस का जो हाइट है वो लिखेंगे न्यूमरेटर में, दैट इज पीएम, और ट्राइंगल क्यूआरएस का जो हाइट है एनआर वो लिखेंगे बेस में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में। और रीजन क्या है वो मत भूलना, क्यों? ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस या ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, लिख दिया। तो चलिए अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूएस तो हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? वो दिया गया है 100, तो लिखिए 100 न्यूमरेटर में। अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस हमें दिया गया है 110, तो वो लिख लेते हैं। और पीएम की वैल्यू हमें दी गई है 10, तो लिख लेते हैं 10 अपॉन वैल्यू ऑफ एनआर, तो एनआर को हम ऐसे रखते हैं। अब आप बोलोगे ये सॉल्व करना, तो बहुत ही सिंपल है बिकॉज चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एनआर वहां चला जाएगा। दैट मींस हमें एनआर न्यूमरेटर में मिलेगा, तो हम लिखेंगे एनआर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या है? ऑलरेडी 10 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 110 न्यूमरेटर में आ जाएगा। दैट मींस न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 10 into 110, और
एनआर के साथ जो 100 है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 100। अब देखिए कैंसलेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। तो बोलोगे 0 and 0 गेट्स कैंसिल, 0 and 0 गेट्स कैंसिल, तो हमें क्या मिला 1 into 11, दैट मीन्स 11 मिला, दैट मीन्स एनआर की वैल्यू मिली है 11 सेंटीमीटर। यूनिट देखना मत भूलना, मिल गया। तो बोलोगे ये तो काफी इजी सम था, बहुत ही सिंपल सम था। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी क्यों यूज की? अब तक जितने सम हमने डिस्कस किए उसमें होता था कि वहां पे बोला जाता था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। आप बोलोगे यहाँ पे सम में तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल ना दिया था ना पूछा था, फिर भी हमने प्रॉपर्टी यूज किया। अब सोचें क्यों? बिकॉज दोनों ट्राइंगल का एरिया दिया था, एक का हाइट दिया है, दूसरे का हाइट पूछा है, और हमने देखा कि बेस सेम है, दैट मींस एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट। ये प्रॉपर्टी यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्मार्टली हमने समझ के यूज किया और उससे बहुत इजी हो गया। अब ऐसा है क्या अगर हम प्रॉपर्टी यूज ना करें तो ये सब नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला यूज कीजिए। अब ट्राइंगल पीक्यूएस देखोगे, उसका एरिया दिया है और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वहां पे हाइट दिया है, एरिया दिया है, तो हम बेस फाइंड कर लेंगे, तो उससे हमें मिलेगा क्यूएस की वैल्यू। एक बार क्यूएस मिल गया तो अब क्यूएस को लेके दूसरे ट्राइंगल में चले जाइए। दूसरे ट्राइंगल में उसका एरिया दिया है, अब उसका बेस पता है, एरिया पता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कीजिए, तो हमें हाइट मिल जाएगा। बट मुझे ये बताइए अब इन दोनों में से इजी कौन सा था? प्रॉपर्टी यूज करना बहुत इजी हो गया था। हेलो, आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम जहां पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एमएनटी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस ये रेशियो फाइंड करना है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो क्या हमें थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करना है? और अगर यूज करना है तो वो क्यों यूज करना है, और क्या वो यूज करने से हमें ये सम मिल जाएगा? बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हमें समझने हैं, जिसका उत्तर हमें समझना है, और वो क्यों कर रहे हैं वो समझना है। तो चलिए वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया है ट्राइंगल एमएनटी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यूआरएस। दो ट्राइंगल्स है जो यहाँ पे सिमिलर है, ओके। और लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी इज 5 फ्रॉम पॉइंट टी, दैट मींस इस ट्राइंगल में बात करें तो यहाँ पे फिगर तो कहीं हमें दिया नहीं है, तो चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल एमएनटी ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बोला गया है टी से यहाँ पे एम एन पे एक एल्टीट्यूड, ओके। और एक ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पे? ट्राइंगल क्यूआरएस। तो चलिए दूसरा ट्राइंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये दोनों ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल एम एन टी एंड ट्राइंगल क्यूआरएस, दोनों भी ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। करस्पॉन्डेंस तो हमें पता है एम क्यू के साथ, एन आर के साथ, टी एस के साथ, बिकॉज सिमिलैरिटी का सिंबल बीच में दिया गया है। वेरी गुड। तो जैसे हमने कहा एल्टीट्यूड दिया है फ्रॉम पॉइंट टी, टी से एक एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? उस वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। सो टी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है एमएन पे, तो हमने इसका नाम लिया है टीएल। ये एल्टीट्यूड है, इसकी लेंथ कितनी दी गई है? 5, ओके। आगे देखिए क्या बोला, एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एस इज 9। तो दूसरे ट्राइंगल में टी का जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है उससे एस से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है और हमने उसका नाम लिया है एसपी, उसका लेंथ दिया गया है 9। तो देखिए ये करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है, इसका एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड यहाँ पे एसपी है, ओके। इतना इंफॉर्मेशन दिया। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस, ये रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड करनी। अब जब आप क्वेश्चन को देख रहे हो कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और इनके एरिया का रेशियो में ढूंढना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ये थ्योरम यूज करना ही है। तो अगर हम ये यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड्स के 3 रेशियोज है, तो हम कोई भी लिख सकते हैं, टी एन स्क्वायर अपॉन एस क्यू स्क्वायर, एम एल स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, टी एन स्क्वायर अपॉन एस आर स्क्वायर। तो चलिए आपको हिंट देता हूँ, ये रेशियो लाने के लिए हम जब थ्योरम यूज करेंगे तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू टी एन स्क्वायर अपॉन एस क्यू स्क्वायर। तो ये है, हमें ये रेशियो लाने के लिए टीएम स्क्वायर अपॉन एस क्यू स्क्वायर। बट क्या टीएम की लेंथ दी गई है? नहीं। एस क्यू की लेंथ दी गई है? नहीं। दैट मींस अगर हमें टीएम अपॉन एस क्यू या तो इंडिविजुअल वैल्यूज मिले या तो टीएम अपॉन एस क्यू इस रेशियो की वैल्यू मिल जाए तो हम वहां पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं।
बट आप बोलोगे वो तो दिया ही नहीं गया, तो यही तो इंटरेस्टिंग है, साइड्स के बारे में कुछ दिया नहीं बट एल्टीट्यूड के बारे में दिया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस करस्पॉन्डिंग साइड्स का रिलेशन इस करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के रेशियो के साथ होगा। ओके, तो अगर ये रेशियो के साथ कुछ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो अगर इनके बीच में कुछ रिलेशन है तो रिलेशन डेवलप तो करना होगा। अब मिलेगा कैसे? दैट मीन्स हम बात क्या कर रहे हैं, हम टीएल और एसपी इनके रेशियो और टीएम और एसक्यू इनके रेशियो की बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर इनके रेशियो में कुछ रिलेशन अगर हमें जरूरत है, दैट मीन्स हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा अगर हो रहा है तो। आप जब ये दोनों ट्राइंगल्स देखोगे, कौन सा टी एल एम और एस पी क्यू, आप बोलोगे ओके दोनों ट्राइंगल में एक पेयर ऑफ एंगल तो इक्वल है 90-90। अगर हमें और एक पेयर ऑफ एंगल मिल जाए इक्वल तो हम बोलोगे यस इनमें रिलेशन है, दैट दोनों ट्राइंगल सिमिलर। बट क्या ऐसा कुछ है? तो आप बोलोगे दिख तो नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, बट मिलेगा। देखिए हमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए, ये बड़े ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर है। क्या उसमें से कोई इंफॉर्मेशन है जो हमें मदद कर रहा है? देखिए देखिए, अब बोलोगे हाँ बिकॉज हमें पता है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें से क्या हमें ये एंगल एम और ये एंगल क्यू हमें इक्वल मिल सकता है? सोचिए, क्या ये इक्वल है? यस, बिकॉज सी ए एस टी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल ही होंगे ना, हो गया इक्वल। तो दैट मीन्स हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला। आप मुझे बताइए तो क्या हम ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो लिखिए इन ट्राइंगल, अगर हम ये ट्राइंगल कंसीडर करें तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एमएलटी एंड ट्राइंगल क्यूपीएस। यहाँ पे हमें पता है एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों? अभी जस्ट मिला फ्रॉम वन। हम लिखेंगे एंगल एमएलटी इज इक्वल टू एंगल क्यूपीएस, क्यों? हमें पता है, रीजन है दैट इज 90 डिग्री। दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि ये दोनों भी ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी ट्राइंगल्स तो सिमिलर मिल गए। ओके, ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो क्या वो रेशियोस मिल सकते हैं इक्वल जो हमें चाहिए? देखिए हमें टीएम अपॉन एसक्यू यस मिलेगा, टीएम अपॉन एसक्यू यस, ये रेशियो इक्वल टू हमें करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो चाहिए, मतलब हमें टीएल चाहिए। देखिए यहाँ टीएल है, यहाँ पे अगर हम एलटी लिख रहे हैं या टीएल लिख रहे हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? यहाँ पे एसपी लिख देते हैं और इसका रीजन हमें पता है, ये रेशियोस इक्वल क्यों है? दैट इज सी एस एस टी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये लिख तो दिया। अब हमें इंटरेस्ट है टीएम अपॉन एसक्यू, तो इसे ऐसे रखते हैं। क्या हमें टीएल और एसपी का लेंथ पता है? पता है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। टीएल का लेंथ है 5 और एसपी का लेंथ है 9, तो हम वहां पे लिख देते हैं। तो हमें तो वही मिल गया ना, हमें तो टीएम अपॉन एसक्यू का रेशियो इसकी जरूरत थी और हमें मिल गया, तो ये मिल गया है। तो चलो इसे मार्क कर देते हैं रिजल्ट नंबर 2, और यही इंफॉर्मेशन आप यूज करेंगे और अब हम सॉल्व करेंगे सम को। क्या यूज करना है? ट्राइंगल्स हमें पता है दोनों बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम उसके एरिया का रेशियो अगर फाइंड करना है तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो हमने सबसे स्टार्ट में डिस्कस किया। तो हम लिखेंगे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम लिखेंगे इनके एरिया का रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू टीएम स्क्वायर अपॉन एसक्यू स्क्वायर। रीजन है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये थ्योरम हमने यूज किया है। अब तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एमएनटी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस इज इक्वल टू टीएम स्क्वायर अपॉन एसक्यू स्क्वायर। क्या हमें टीएम और एसक्यू का इंडिविजुअल वैल्यू मिला? नहीं, टीएम अपॉन एसक्यू ये पूरे रेशियो का वैल्यू मिला है। तो क्या हम इसे टीएम स्क्वायर अपॉन एसक्यू स्क्वायर को हम इसे लिख सकते हैं टीएम अपॉन एसक्यू द होल स्क्वायर? ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं। अब टीएम अपॉन एसक्यू की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, कितना है? 5 अपॉन 9। तो फ्रॉम 2 क्या हम वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? सो 5 अपॉन 9 द होल स्क्वायर लिखेंगे, और हमें पता है अब बहुत सिंपल है, 5 का स्क्वायर है 25 और 9 का स्क्वायर है 81। दैट मीन्स हमें रेशियो मिलता है 25 अपॉन 81। दैट मीन्स हमें जो यहाँ पे फाइंड करना था वो मिल गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एमएनटी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस इज इक्वल टू 25 अपॉन 21। क्या ये इजी था? बहुत ही इजी था, बट समझ में आया ना? हमें ये सोचना जरूरी था कि हमें वो एल्टीट्यूड के साथ रिलेशन कैसे डेवलप करना है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, नहीं तो ये सब बहुत ही बहुत सिंपल था। तो हमें ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है और इस फिगर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। चलिए इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है a डैश d डैश c, दैट मींस d इज बिटवीन a एंड c, b डैश e डैश c, दैट मींस e इज बिटवीन b एंड c, ये दिया हुआ है।
उन्होंने कहा है DE is parallel to AB। ओके, DE AB को पैरेलल है, ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल है, याद रखना इंफॉर्मेशन। ओके, कुछ वैल्यूज दिए हैं हमें, AD की वैल्यू दी गई है 5, ओके, DC की वैल्यू दी गई है 3 और BC की वैल्यू दी गई है 6.4 और हमें बोला गया है फाइंड BE, हमें BE का लेंथ फाइंड करना है। तो चलिए, जब आप इस सम को देख रहे हो, हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल है, ये इंफॉर्मेशन दिया है। तो मुझे बताइए, अगर एक ट्रायंगल में लाइन एक साइड को पैरेलल है और अगर हम पार्ट्स के बारे में बात करें तो आप बोलोगे हाँ, हमें ये रेशियोज इक्वल मिलेंगे। कौन से रेशियोज? CD अपॉन DA इज इक्वल टू C अपॉन EB, ये रेशियोज इक्वल मिलेंगे। बट किसके वजह से? किसने कहा? सही बोल रहे हो, सही सोच रहे हो भाई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें ये मिलेगा, राइट है ना? ओके, दैट मीन्स आप बोलोगे हाँ, हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करेंगे तो हमें CD अपॉन DA इक्वल टू C अपॉन EB मिलेगा। बट C नहीं दिया है, EB भी नहीं दिया है, तो हम करें क्या? EB फाइंड करना है, दोनों नहीं दिया है बट BC दिया है ना, तो पहले हमें C ढूंढना तो होगा, बट B भी नहीं पता है। तो चलिए काम करते हैं, B नहीं दिया है तो B को हम X ले लेते हैं, तो B का लेंथ है X यूनिट्स। अब देखिए, BC का लेंथ हमें पता है 6.4 है, B का लेंथ X है, तो क्या हम C फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? BC पता है ना, व्हाट इज BC? BC इज BE प्लस EC, ऐसा लिखते हैं। इसका रीजन क्या है? हमें पता है B डैश E डैश C, लिख लीजिए। अब वैल्यू सबस्टिट्यूट कीजिए, BC का लेंथ क्या है? 6.4, लिख लीजिए 6.4। B का लेंथ है X प्लस C है, तो इससे हमें C का लेंथ मिलेगा, प्लस X को वहां पे ट्रांसपोज कीजिए तो हमें C का लेंथ मिलेगा 6.4 माइनस X, ये रहा C का लेंथ। तो आप बोलोगे वाह, हमें C का लेंथ मिल गया। अब क्या हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? वेरी गुड। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसे अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है, ये समझाया ना मैंने, आपने वो वीडियो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर उसका प्रूफ भी देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए, उसका भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए, अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो स्टेप्स है वो पता है ना आपको? यस, पहले लिखेंगे ट्राइंगल का नाम, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC। लिखना है कौन सा साइड किस साइड को पैरेलल है, तो हमें पता है DE इज पैरेलल टू साइड AB, लिख लिया, ये दिया हुआ है। तो हमें रेशियोज इक्वल मिलेंगे। अगर रेशियो आप C से स्टार्ट कर रहे हो तो क्या मिलेगा? CD अपॉन DA, वो रेशियो मिलेगा। इक्वल टू, अगर यहां से CD लिया है तो दूसरा रेशियो कहां से आएगा? CE अपॉन EB, वेरी गुड, तो वो लिख लीजिए। और ये रेशियोज इक्वल है, इसका रीजन लिखना मत भूलिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये हमने लिख दिया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। चलिए, CD का लेंथ क्या है? 3, AD का लेंथ क्या है? 5, ओके, CE का लेंथ क्या है? 6.4 माइनस X, और EB का लेंथ क्या है? वो है X। अब इसे सॉल्व करना है और x का वैल्यू मिलेगा, तो आप बोलोगे तो बहुत इजी है, हमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या मिलेगा? 3 इंटू एक्स, ओके, 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 6.4 माइनस एक्स, तो 6.4 माइनस एक्स ये ब्रैकेट में आएगा, वेरी गुड। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड में तो 3x ही रहेगा, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट को ओपन कर लेते तो क्या आएगा? 5 इंटू 6.4, 5 इंटू 6.4, तो पहले डेसिमल हटा लीजिए, 64 इंटू 5 कीजिए, हमें कितना मिलेगा? दैट इज 320। वहां पे एक डेसिमल प्लेस तो वो जीरो हट जाएगा, दैट मींस हमें मिलेगा 32, तो लिखिए 32। 5 इंटू माइनस एक्स, नेगेटिव एक्स, हमें मिलेगा यहाँ पे नेगेटिव 5x, वेरी गुड, तो लिख लिया, तो ब्रैकेट ओपन कर लिए। ओके, अब क्या करेंगे? x के टर्म्स, वेरिएबल टर्म्स को एक साइड पे जमा कर लेते हैं। सो नेगेटिव 5x जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा पॉजिटिव 5x, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? 3x प्लस 5x, 3x प्लस 5x कितना आएगा? 8x, सो दैट मींस हमें मिलेगा 8x, और राइट हैंड साइड पे है 32। तो अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, x के साथ इंटू 8 है, उसे यहाँ पे ट्रांसपोज कर लीजिए तो बन जाएगा डिवाइड बाय 8, दैट मींस हमें x की वैल्यू मिलेगी 32 डिवाइड बाय 8, सुपर। चलिए अब कैंसिलेशन करते हैं, तो क्या आएगा? 8 1 जा 8 4 जा, दैट मींस हमें क्या मिली? हमें x की वैल्यू मिली है 4, हमें x की वैल्यू मिल गई, राइट ना?
वही तो फाइंड करना था, बिकॉज एक्स की वैल्यू मतलब हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमें बी की वैल्यू मिल गई है। बी की वैल्यू है 4 यूनिट्स, यहाँ पे कोई सेंटीमीटर नहीं दिया है तो यूनिट्स लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इस समय हमें पूछा गया होता कि सी का लेंथ फाइंड कीजिए तो आप फाइंड कर सकते थे 6.4 माइनस एक्स, तो आपको मिल जाता 6.4 माइनस 4, तो आपको मिलता 2.4 यूनिट। बट अगर पूछा गया होता तो, अब नहीं पूछा है, ये समझ। अब मुझे बताइए क्या इजी था? तो सबसे पहले हमें फिगर दिया हुआ है और फिगर के साथ हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई, तो चलिए इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, हमें दिया है सेगमेंट टीए, सेगमेंट क्यूबी, सेगमेंट आरसी एंड सेगमेंट एसडी आर परपेंडिकुलर टू लाइन एडी। दैट मींस देखिए पीए जो है, क्यूबी जो है, सीआर जो है और एसडी जो है, ये चारों भी लाइंस एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है, दैट इज एडी को। दैट मींस हम लिख सकते हैं पीए परपेंडिकुलर टू लाइन एडी, QB perpendicular to line AD, CR perpendicular to line AD, और हमें पता है SD is perpendicular to line AD। ये चारों के चारों सेगमेंट्स एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है और ये हमें दिया गया है। पर हमें पता है जब सेगमेंट्स या लाइंस एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो आप बोलोगे जाहिर सी बात है ये चारों भी जो सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे। दैट मींस हम अभी क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं दैट सेगमेंट पीए, सेगमेंट क्यूबी, सेगमेंट आरसी एंड सेगमेंट एसडी, ये चारों भी सेगमेंट्स एक दूसरे को पैरेलल है। अब क्यों पैरेलल है, बिकॉज हमें पता है परपेंडिकुलर्स drawn to the same line are parallel to each other। और याद रखना ये परपेंडिकुलर्स क्या है, एक ही प्लेन में है। तो परपेंडिकुलर्स एंड दैट लाइन आर इन द सेम प्लेन, सो परपेंडिकुलर्स राइट drawn to the same line are parallel to each other। तो हमें यहाँ पे चार पैरेलल लाइंस मिल गए, पैरेलल लाइंस मिला है, कुछ याद है तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पैरेलल लाइंस तो मिल गया है और चार चार पैरेलल लाइंस, ओके। चलिए आगे देखते हैं हमें क्या दिया और क्या फाइंड करना है। हमें दिया गया है कि AB की लेंथ है 60, ओके। AB जो है इस सेगमेंट का लेंथ दिया गया है 60, ओके। और हमें BC जो है, BC की लेंथ दी गई है, हमें लेंथ दी गई है 70, ओके। और CD जो है, CD की लेंथ दी गई है 80, ओके। इतना इंफॉर्मेशन दिया गया है और बोला है कि जो PS है, PS कहां पे है, आप देखोगे यस PS यहां पे है, और PS जो है इसका लेंथ दिया गया है 280। इन सेगमेंट्स का लेंथ दिया गया है और हमें फाइंड करना है PQ, QR एंड RS। PQ का लेंथ फाइंड करना है, QR का लेंथ फाइंड करना है और RS का लेंथ फाइंड करना है। अब जब देखोगे आप ये इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है, ये देखिए PQ, QR, RS ये क्या है, ये सेगमेंट्स है इस ट्रांसवर्सल पे ना, बिकॉज देखिए यहाँ पे ये लाइंस है, अच्छी बात है हमें तो पैरेलल लाइंस मिले हैं, पैरेलल लाइंस है और इनके लिए ट्रांसवर्सल्स है। ट्रांसवर्सल जब लाइंस को कट करते हैं तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करके जो सेगमेंट्स मिलते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंटरसेप्ट्स। दैट मींस हमें ये तीन इंटरसेप्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, PQ फाइंड करनी है, QR फाइंड करनी है और RS फाइंड करनी है। दैट मींस एटलीस्ट समझ गए हमें क्या फाइंड करना, इंटरसेप्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक। और कुछ इंटरसेप्ट्स के वैल्यू दिए भी गए हैं, AB जो है, BC जो है और CD जो है, जो इस ट्रांसवर्सल पे है उसकी वैल्यूज ये है, और इस दूसरे ट्रांसवर्सल पे सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट है PS, इसकी वैल्यू देखिए। दैट मींस ओवरऑल हमारे पास आप देखोगे पूरे फिगर में 4 इंटरसेप्ट्स की वैल्यू है और हमें 3 इंटरसेप्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी, ओके। तो आप बोलोगे यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस, हम बोलोगे 4 पैरेलल लाइंस है तो हमने 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल होगा तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, यस, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो बोलोगे वाओ हम वो यूज कर सकते हैं, राइट, ओके। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे हमें PQ फाइंड करना है। तो अगर आप PQ के बारे में सोचते हो, चलिए सोचते हैं, हम डिस्कशन करते हैं कैसे फाइंड करना है, सिर्फ स्टेप्स नहीं याद रखना है, क्यों कर रहे हो वो समझना है। तो अगर PQ फाइंड करना है तो देखिए PQ जो है ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट इन दोनों लाइंस ने बनाया है, ये बनाया है QB और AP। दैट मींस हमें ये तो लाइंस तो लेनी है, दैट मींस हम AP पैरेलल टू QB लेंगे और तीसरा पैरेलल लेंगे CR। तो अगर हम ये 3 पैरेलल्स ले लें और ट्रांसवर्सल तो यही 2 है तो हमें इंटरसेप्ट्स के रेशियोज इक्वल मिलेंगे। दैट मींस हम लिखेंगे, हम PQ अपॉन QR लिखेंगे। अगर हमने PQ अपॉन QR लिखा तो दूसरी तरफ क्या आएगा,
ए बी अपॉन बी सी। वेरी गुड। तो आपने कहा ये तो सही है, बट ए बी अपॉन बी सी एंड पी क्यू अपॉन क्यू आर, ए बी और बी सी पता है, बट पी क्यू भी नहीं पता और क्यू आर भी नहीं पता। दैट मीन्स हम जब रेशियोज लिख रहे हैं, दो रेशियोज इक्वल लिखे हैं, तो उसमें से 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए, तब जाके हम फोर्थ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये दोनों भी अननोन है, तो ऐसा रेशियोज इक्वल लिख के हमें कुछ फायदा नहीं होगा। वेरी गुड। दैट मीन्स हमें एक चीज समझ आ गई, जो दोनों इंटरसेप्ट यहाँ पे किए हैं, हमने लिए थे इस ट्रांसवर्सल पे, उनका रेशियो हम नहीं ले सकते बिकॉज वो दोनों अननोन है, एक तो नोन होना चाहिए। दैट मीन्स इस ट्रांसवर्सल पे हमें एक ऐसे इंटरसेप्ट की जरूरत है जो हमें पता है, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है। ऐसा कोई है? चेक कीजिए। तो आप बोलोगे है ना, पीएस की लेंथ दी गई है। वेरी गुड, मतलब ये लेना जरूरी है। तो अगर हम पीएस ले और हम फोकस करें, जो हमें फाइंड करना है पी क्यू, दैट मीन्स हम क्या लेने वाले हैं, पी क्यू अपॉन पीएस। या तो आप पीएस अपॉन पी क्यू ले लीजिए, बट एक ऐसा इंटरसेप्ट लेना जरूरी है जिसकी वैल्यू दी गई है। समझ रहे हो? तो हम क्यों उस तरफ जा रहे हैं वो समझिए, और पहला जो हमने डिस्कस किया वो क्यों नहीं ले रहे वो समझिए। ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सॉल्विंग इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, इसलिए वीडियोस देखिए। ओके, तो चलिए, दैट मीन्स हम क्लियर है कि हमें क्या लेना है, पी क्यू अपॉन पीएस। अगर हम इस ट्रांसवर्सल पे पी क्यू अपॉन पीएस ले रहे हैं, तो पी क्यू माने कौन से दो लाइंस कंसिडर करने वाले हैं, एपी एंड पी क्यू। और पीएस जब कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो इंटरसेप्ट है ये कौन से दो लाइन से बना है, पीए एंड एसडी। दैट मींस हमें एक चीज समझ आ गया, हमें कौन से 3 पैरालाइंस कंसिडर करने, पीए, क्यूबी एंड एसडी। ये 3 पैरालाइंस पहले कंसिडर कर, और हम रेशियोज क्या लेंगे, पीक्यू अपॉन पीएस। ओके, हम रेशियो लेंगे पीक्यू अपॉन पीएस। अब ये रेशियो जो है इंटरसेप्ट्स का, ये इक्वल होगा टू द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स formed on the other transversal, but कौन से करस्पॉन्डिंग। तो अगर हम PQ ले रहे हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, AB। और जब PS ले रहे हो तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या है, AD। दैट मीन्स हम लेंगे इक्वल टू AB अपॉन AD। ये जो था हमने अब जो डिस्कस किया, ये सबसे क्रिटिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सबका। अगर हम ये समझ गए, दैट मीन्स ये सब में कुछ नहीं बचा, बहुत सिंपल है। तो समझ ही गए होंगे ना, बट क्यों किया वो समझ आया, वो जरूर समझिए, वो इंपॉर्टेंट। तो अब आप बोलोगे पी क्यू हमें फाइंड करना है। ओके, पीएस हमें पता है, ए बी हमें पता है, एडी की जरूरत है। ओके, एडी हमें नहीं पता है। अब बोलोगे बट एडी हमें डायरेक्टली दिया नहीं, बट क्या हम फाइंड कर सकते हैं? आप बोलो हाँ कर सकते हैं। कैसे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो चलिए सबसे पहले वो फाइंड करेंगे, तो आप समझ में आया स्टेप में पहले क्या लिखना है, पहले रेशियो दे लिखना है। तो पहले लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और इसका रीजन क्या है, बिटवीननेस कौन सा, ए डैश बी डैश सी डैश डी। तो लिखिए वहां पे रीजन। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, दैट मींस हमें पता है ए बी कितना है, ए बी हमें पता है 60, तो 60 लिखिए। बी सी की लेंथ हमें पता है 70, वो लिखिए। और सी डी की लेंथ हमें पता है, तो अभी 70 प्लस 80 150 है, 150 प्लस 60 210। दैट मींस हमें एडी की लेंथ मिल गई है 210 यूनिट्स, बिकॉज यहाँ पे कोई सेंटीमीटर मीटर मेंशन नहीं। दैट मींस आप एडी की वैल्यू पता चल गई है, तो क्या हम इस रेशियो को यूज करके, ये जो इक्वल रेशियोज है वो यूज करके, क्या हम अब पी क्यू का लेंथ फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर स्टेप्स पता है कौन से 3 पैरेलल लिखने हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड। क्या है, पी ए क्यू बी एंड एस डी। तो हम लिखेंगे सेगमेंट ए पैरेलल टू सेगमेंट क्यू बी पैरेलल टू सेगमेंट एस डी, ये 3 पैरेलल्स ली। और ट्रांसवर्सल्स कौन से हैं, ये 2 ट्रांसवर्सल्स हैं, तो उनका नाम लिख लीजिए, ऑन ट्रांसवर्सल पी एस एंड ए डी। हमें कौन से 2 रेशियोज इक्वल लिखने हैं, हमने मेंशन कर दिए हैं, दैट इज PQ अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन AD। ये रेशियोज हम ले रहे हैं क्यों, रीजन लिखिए, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, हमने ये प्रॉपर्टी यूज की। अब हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए PQ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। PQ की वैल्यू नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है। PS की वैल्यू फाइंड करना नहीं दिया है, कितना है 280। वेरी गुड। AB का लेंथ कितना है, हमें पता है 60। AD का लेंथ हमने अभी फाइंड किया था, कितना है 210। अब क्या हम फाइंड कर सकते हैं, आपको क्या आप इजीली फाइंड कर सकते हो, बिकॉज अब हम PQ को वहीं रखेंगे, 280 को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। दैट मींस हमें क्या मिलेगा, PQ इज इक्वल टू 60 इंटू 280 अपॉन 210।
अब ये कैंसिलेशन तो बहुत इजी, आप बोलोगे 0 एंड 0 को कैंसिल कर लेते हैं। ओके, अब ये कैंसिलेशन 21 और 28 कीजिए या 21 और 60 कीजिए, कोई भी कर सकते हैं आप। 21 और 60 अगर हम करें तो दोनों जो है 3 के टेबल में जाता है, 3 2s एंड 0, 320 एंड 3 7s। तो यहाँ पे अभी 7 और 28 कैंसिल होगा, 7 1s 7 4s। दैट मीन्स हमें क्या मिला है, कैंसिलेशन कंप्लीट हुआ है। न्यूमरेटर में क्या बचा है, 20 इंटू 4, वो कितना है, इट इज 120। दैट मीन्स हमें PQ की लेंथ मिल गई है और वो है, दैट मीन्स अभी हमें मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में क्या है 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 कितना है 80। दैट मीन्स हमें PQ की लेंथ मिल गई है, दैट इज 80 यूनिट्स। ओके, तो आप बोलोगे वाह, हमने फर्स्ट जो अननोन था वो फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन का एक हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया, अब 2 पार्ट्स और फाइंड करने हैं। सेकेंड बहुत इजीली कर सकते हो, बिकॉज अभी हमें QR फाइंड करना है। तो आप बोलोगे वाह, अभी अगर हमें QR फाइंड करना है तो हम PQ अपॉन QR इक्वल टू AB अपॉन BC लिख सकते हैं। तो कौन से 3 पैरेलल्स कंसीडर करेंगे, PA पैरेलल टू QB पैरेलल टू RC। वेरी गुड, तो लिखिए वहां पे सेगमेंट PA पैरेलल टू सेगमेंट QB पैरेलल टू सेगमेंट RC, और ट्रांसवर्सल तो वही दो है, इट इज PS एंड AD, तो लिख लीजिए। और यहाँ पे हमें रेशियोज कौन से मिले, PQ अपॉन QR, तो लिखिए PQ अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन BC लिखिए, और यहाँ पे रीजन लिखिए क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एट द ट्रांसवर्स। सिंपल है, अब बोलोगे तो बहुत सिंपल। तो चलिए अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। PQ का लेंथ हमें पता है कितना है 80, ओके। QR का लेंथ हमें फाइंड करना है, तो ऐसे रखिए। AB का लेंथ हमें पता है 60 है, BC का लेंथ हमें पता है 70 है, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अब QR फाइंड करना है तो ऑब्वियसली हम QR को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 60 इंटू QR इज इक्वल टू 70 इंटू 80। QR फाइंड करना है तो हम QR को यहाँ पे रखेंगे तो 60 वहां शिफ्ट हो जाएगा। दैट मींस अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है, 80 इंटू 70 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 60 जो वहां पे ट्रांसपोज हुआ है। दैट मींस राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है, सिर्फ QR है। ओके, अब आप बोलोगे ये तो बहुत इजी है, चलो कैंसिलेशन कर लेते हैं, 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 8 आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हैं ना, दोनों भी 2 के टेबल में जाएगा, सो 2 3s 2 4s। और कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है क्या, होगा 3 कैंसिल होगा, दैट मींस न्यूमरेटर में जो है उसे मल्टीप्लाई करना है पहले। 4 इंटू 70 कितना है 280, और डिनोमिनेटर में 3 है, दैट मींस हमें QR की वैल्यू क्या मिलेगी 280 अपॉन 3, फ्रैक्शन में मिला है, रखिए सही। सो हमें लेंथ मिल गई है QR की, वो है 280 अपॉन 3। ओके, ये मिल गया है। अब क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है RS का लेंथ। ओके, अब RS का लेंथ फाइंड करना है, ये कैसे फाइंड करें, बहुत सिंपल है, बिकॉज अभी इस ट्रांसवर्सल पे 2 इंटरसेप्ट्स मिल गई है, फाइंड करना है। तो जो पैरेलल लाइंस थी ना आपको कंसीडर करना है, कंसीडर कर सकते हो, बहुत इजी, बहुत ऑप्शंस है। बट अगर हम QR अपॉन RS ले और BC अपॉन CD ले तो आप बोलोगे तो बहुत इजी, मतलब कौन से 3 पैरेलल लाइंस कंसीडर करने हैं, QB पैरेलल टू RC पैरेलल टू SD, तो लिख ली। और यहाँ पे ट्रांसवर्सल वही दो है, PS एंड AD। तो चलिए अब रेशियोज लिखिए। अब रेशियोज क्या है जो हमने डिस्कस किया, QR अपॉन RS इज इक्वल टू BC अपॉन CD, तो लिख लीजिए। और वहां पे रीजन लिखना मत भूलिए, आदत हो गई ना, लिखिए दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। QR जो है उसकी वैल्यू क्या है 280 अपॉन 3, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में QR की वैल्यू और एक फ्रैक्शन में जब फ्रैक्शन आता है तो मैंने हमेशा कहा है उसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखिए। दैट मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बगल बगल में लिखिए, बीच में डिवीजन साइन डालिए। दैट मींस ये जो न्यूमरेटर है QR को, हम उसकी वैल्यू लिखेंगे पहले 280 अपॉन 3, लिख लीजिए। अपॉन नहीं लिखेंगे, डिवीजन साइन लिखेंगे बगल में, लिख लिया। अपॉन RS है, RS का लेंथ तो हमें नहीं दिया है तो RS को ऐसे रखिए, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है, अब राइट हैंड साइड पे तो BC और CD है, ये तो कोई फ्रैक्शन में नहीं है तो जैसे है वैसे रख लीजिए। दैट मींस BC का लेंथ है 70 और CD का लेंथ है 80, दैट मींस 70 अपॉन 80 हमने लिख दिया। ओके, तो अब लेफ्ट हैंड साइड को जब हमें सॉल्व करना है, ये डिवीजन है, डिवीजन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे। जब अब इसे मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो RS का रेसिप्रोकल आप लिखोगे 1 अपॉन RS, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, दैट इज इक्वल टू 70 अपॉन 80। हमें फाइंड करना है RS का लेंथ,
तो एक काम करते हैं 1/RS पहले इधर ही रख लेते हैं, बाकी सबको शिफ्ट कर लेते हैं। दैट मींस 280/3 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। सो 3 जो है न्यूमरेटर में आएगा और 280 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। दैट मींस हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1/RS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, 70/80 जो है वो तो है इसके साथ इंटू 3/280। वेरी गुड। तो चलिए यहाँ पे कुछ कैंसलेशन पॉसिबल है। आप बोलोगे हाँ 0 एंड 0 कैंसिल होता है, वेरी गुड। 7 1 7 4 वेरी गुड। और कुछ कैंसलेशन पॉसिबल है, चेक कीजिए। नहीं। दैट मीन न्यूमरेटर में क्या बचा है 1 इंटू 3 दैट इज 3, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 80 इंटू 4। 80 इंटू 4 क्या है 320। दैट मीन्स 3/320। बट हमें आरएस की लेंथ की जरूरत है। अब आरएस मतलब आरएस न्यूमरेटर में ना, ये तो आरएस तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आरएस इंटू 3 यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट है। ओके तो आरएस इंटू 3 इज इक्वल टू 320 इंटू 1 इज 320, और ये 3 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे बिकॉज हमें सिर्फ आरएस का लेंथ चाहिए। दैट मींस अल्टीमेटली मिलेगा क्या, आरएस इज इक्वल टू 320/3 यूनिट्स, एंड दैट इज द लेंथ। वो है हमारा आरएस का लेंथ जो हमने फाइंड कर। अब हमें बताइए आपको पता है कि हमें तीनों जो लेंथ फाइंड करने थे, पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस, मिल गया कि नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है जो हमने इस प्रॉपर्टी पे किया है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पाथ लाइंस एंड द। ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, इस पे हमने कुछ सम्स भी किए। तो अगर जहां पे डिस्कशन हमने किया था वो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना उस वीडियो को, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब ये आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, यस, बिकॉज यहाँ पे फिगर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, और जो सॉल्यूशन है वो एक्टिविटी फॉर्म में है। यस, हमें तो ब्लैंक्स ही भर रहे हैं, बट अगर यही सम विदाउट एक्टिविटी आए तो भी हमें ये स्टेप्स खुद ब खुद सोचने होना चाहिए और हमें लिखने होना चाहिए। तो ये कैसे होगा ये भी तो हमें समझना है, तो स्टेप्स समझेंगे और लिखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया गया इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में सेगमेंट पीएम इज अ मीडियन। सेगमेंट पीएम मीडियन है, मीडियन है माने पी वर्टेक्स से वहां से हमने मीडियन ड्रॉ किया है। दैट मींस एम जो है उसके ऑपोजिट साइड, पी के ऑपोजिट साइड क्यू आर का मिड पॉइंट है। दैट मींस क्यू एम और एम आर इक्वल है, ये दिया गया है। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी एम क्यू एंड एंगल पी एम आर। ओके, एंगल पी एम क्यू का बाइसेक्टर दिया है, देखिए यस, ये दोनों इक्वल है ना। और एंगल पी एम आर का बाइसेक्टर दिया गया है। इंटरसेक्ट साइड पी क्यू एंड पी आर एट पॉइंट्स एक्स एंड वाई। ये बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है पी क्यू को एट पॉइंट एक्स, और ये बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है पी आर को एट पॉइंट वाई। इतना इंफॉर्मेशन दिया है और इसके बेसिस पे प्रूफ करना है कि एक्स वाई जो है, सेगमेंट एक्स वाई क्यू आर को पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए, हमेशा मैंने कहा है टू प्रूफ का सम होगा तो पहले टू प्रूफ पे ध्यान दीजिए, उसको देखिए, वहां से सोचना स्टार्ट कीजिए। तो ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक्स वाई और क्यू आर को पैरेलल बताना है। देखिए एक्स वाई और क्यू आर, अब एक्स वाई एक लाइन एक साइड को पैरेलल चाहिए, कहां पे, ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल कब होगा, आप बोलोगे ये पैरेलल मिल सकता है अगर हमें दो रेशियोज इक्वल मिले। कौन से रेशियोज, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू एंड पी वाई अपॉन वाई आर, है ना। अगर ये रेशियोज इक्वल मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइन एक्स वाई क्यू आर को पैरेलल है बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वेरी गुड, ये हम सोचते हैं। अगर ये एक्टिविटी फॉर्म में नहीं दिया, एक्टिविटी फॉर्म में तो सब कुछ दिया भी है, तो हम राइट डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर ये सब ऐसे ही दिया था तो हमारा हिंट होता कि हमें पी एक्स अपॉन एक्स क्यू जो है उसे इक्वल बताना है किसके साथ, पी वाई अपॉन वाई आर के साथ। ओके, तो ये समझ गए। अब ये रेशियोज लाने, अब ये रेशियोज लाएंगे कैसे, इसके लिए हमें गिवन की मदद लेनी। पी एक्स अपॉन एक्स क्यू की जरूरत है, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। अभी अगर ये रेशियो लाना है तो हम गिवन में जाएंगे। तो हम गिवन में देखोगे तो गिवन में आप बोलोगे पी एक्स अपॉन एक्स क्यू कैसे मिलेगा, आप बोलोगे यहाँ पे बाइसेक्टर दिया है एम एक्स। एम एक्स किसका बाइसेक्टर है, एम एक्स है एंगल पी एम क्यू का बाइसेक्टर। दैट मींस हम इस ट्राइंगल में जा रहे हैं, ट्राइंगल पीएम, देखिए वही लिखा है ना, इन ट्राइंगल पीएम क्यू। तो दैट मींस हम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर यूज करेंगे। तो हमें पता है स्टेप्स कैसे लिखोगे, इन ट्राइंगल पीएम क्यू mx बाइसेक्ट्स एंगल पीएमक्यू। इसका रीजन होगा गिवन। अगर हम कुछ स्टेप्स लिखते हैं यहाँ पे तो स्टेप्स ये गिवन, रीजन भी जो दिया है वही लिखना है, जो नहीं दिया है वो लिखना है। ओके,
तो यहाँ पे तो अगर हम लिखते तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन, ओके। ये बाइसेक्टर है तो उससे हमें दो रेशियोज इक्वल मिलेंगे, ओके। बाइसेक्टर किसका है? एम का है, तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं, पता है ना, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल मैंने एक्सप्लेन भी किया है, उसका प्रूफ भी किया है, उस प्रॉपर्टी को प्रूव भी किया। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। तो वहां से आप कैसे स्टार्ट करते हो? अगर हम रेशियो पीएम अपॉन एमक्यू लेते हैं तो दूसरा रेशियो क्या आएगा? px अपॉन एक्स क्यू। तो अगर हम ये लेते हैं, राइट, पीएम लिए या एमपी लीजिए, तो एमपी अपॉन एमक्यू इज इक्वल टू px अपॉन एक्स क्यू, ऐसा लिखेंगे ना। और देखिए हमें हिंट तो एक्टिविटी फॉर्म में ऑलरेडी मिल भी रहा है, एमपी अपॉन एमक्यू दिया भी गया है, तो वेरी गुड। एक्टिविटी ये करके बहुत ईजी है, राइट। अगर नहीं भी हो तो हम कर पाते ना, तो समझ रहे हैं। यस, तो अगर हम एमपी अपॉन एमक्यू लिख रहे हैं तो हम दूसरा रेशियो लेंगे px अपॉन एक्सक्यू। तो चलिए वो रेशियोज लिख लेते हैं। एमपी अपॉन एमक्यू इज इक्वल टू px अपॉन एक्सक्यू, और इसका रीजन होगा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, और ये रहा हमारा रिजल्ट नंबर 1, दे दिया। अब जैसे ही हमने ये लाया तो हमें px अपॉन एक्सक्यू मिल गया हिंट में। अब हमें क्या चाहिए? py अपॉन yr। अब अगर py अपॉन yr लाना है, एक याद रखिए, तो हमें दूसरे ट्राइंगल में जाना होगा जहां पे my बाइसेक्टर दिया है। तो वेरी गुड, तो हम दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, इसमें भी हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PMR, my बाइसेक्स एंगल PMR। रीजन क्या लिखते हैं? गिवन। तो यहाँ पे रेशियो आएगा, ओके, बाइसेक्टर तो m का ही है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। बट याद रखना, फर्स्ट में हमने mp अपॉन mq लिया है तो उसी को रखना, बिकॉज हिंट में देखिए हमने क्या लिखा है, हमें px अपॉन xq की जरूरत थी, उसके हिसाब से हमने रेशियो लिए। तो अगर px अपॉन xq जरूरत है और हमें py अपॉन yr की जरूरत है, मतलब हमें रेशियो कैसे लेने होंगे? mp अपॉन mr। ये समझना यहाँ पे इजी है, बिकॉज यहाँ पे तो एक्टिविटी फॉर्म में नहीं होता, तो आप समझ गए ना कैसे लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? mp अपॉन mr इज इक्वल टू py अपॉन yr, ये लिखेंगे, और इसका रीजन होगा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंड ये रहा हमारा रिजल्ट नंबर 2। तो आप बोलोगे वाओ, ये तो इजी। अब मैंने हिंट में क्या कहा था? हमें px अपॉन xq और py अपॉन yr, ये दोनों रेशियो की जरूरत है इक्वल। मतलब दोनों रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 का जो राइट हैंड साइड है वो हमें इक्वल चाहिए। हमें राइट हैंड साइड इक्वल कब मिलेगा? अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिला तो। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का जो रेशियो है एमपी अपॉन एमक्यू है, और दूसरे में है एमपी अपॉन एमआर। अब बोलोगे दोनों के न्यूमरेटर तो सेम है, एमपी एमपी, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर देखिए क्या है? एमक्यू एंड एमआर, एमक्यू एंड एमआर, इसके बारे में हमें कुछ पता है। तो आप बोलोगे ये तो इक्वल है क्यों इक्वल है? बिकॉज पीएम मीडियन है, दैट मींस पीएम मीडियन है, इसलिए हमें एमक्यू और एमआर इक्वल है, ये पता है। दैट मींस दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम है। दैट मींस हम ये बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिजल्ट नंबर 1 और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिजल्ट नंबर 2 ये दोनों एक्चुअली इक्वल है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में उसे इक्वल लिख देंगे। ये इक्वल क्यों है? बिकॉज पीएम मीडियन है। वेरी गुड, सुपर। तो अब मिल गया ना। तो अब आप बोलोगे अगर हम खुद लिखते हैं तो हम इससे मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 3। यहाँ पे तो एक्टिविटी में नहीं दिया है, तो जैसे दिया है वैसे लिखना है, ओके, बिकॉज जो ब्लैंक्स है हमें सिर्फ वही फिल करना। बट अगर खुद लिखते हैं हम तो इसे लिखते हैं रिजल्ट नंबर 3। और अब क्या मिला? रिजल्ट नंबर 3 से हमें यह पता चला कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो क्या हम राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और हम राइट हैंड साइड को इक्वल लिखेंगे, दैट मींस हम px अपॉन xq इज इक्वल टू py अपॉन yr ये लिख देंगे। और ये लिख देंगे, इसका मतलब ये हो गया कि हमें देखिए क्या मिल गया? हमें ये मिल गया है, दैट मींस हमें राइट हैंड साइड इक्वल मिल गया है। मतलब हमें जो रेशियोज की जरूरत थी px अपॉन xq और py अपॉन yr ये इक्वल मिल गया है। कहां से मिला? यहाँ पे तो लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज नहीं पूछा गया एक्टिविटी में। बट अगर हम खुद लिखते तो हम क्या लिखते? फ्रॉम 1 2 एंड 3, इसे हम 3 मार्क करते ना, तो इन तीनों में से हमें वो मिला है। और उसके बाद हम लिखते हैं अगर ये रेशियोज इक्वल है, दैट मींस हम लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है एक्स वाई वो क्यू आर को पैरेलल है, और वो लिखा गया यहाँ पे, उसका रीजन होगा कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब जैसे ये एक्टिविटी था हमने इसे फिल कर दिया, बट इसमें अगर एक्टिविटी नहीं होता तो जैसे मैंने कहा हम इसे स्टेटमेंट नंबर 3 मार्क करते हैं और इसका रीजन लिखते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3। ये बहुत जरूरी है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें कि यहाँ पे हमने जब इस रेशियोज को इक्वल लिखा और बोला कि ये लाइन इसको पैरेलल है, ये कौन से ट्राइंगल में हुआ है?
इन ट्राइंगल पी क्यू आर। दैट मीन्स हम इस रेशियो से पहले एक स्टेप लिख देते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में हमें ये रेशियोज इक्वल मिले हैं, इसलिए ये लाइन क्यू आर को पैरेलल है। ये भी लिखना जरूरी है। तो अगर ये एक्टिविटी फॉर्म में नहीं होता तो हम ये जरूर लिखते हैं, समझ गए। सो इसके लिए हमने ये डिस्कस किया है कि एक्टिविटी फॉर्म में तो है, वो तो आप समझ ही गए बिकॉज वो बहुत इजी है, बट अगर एक्टिविटी फॉर्म में नहीं आया तो भी आपको क्या लिखना है और यहाँ पे क्या गैप्स है, क्या और रीजंस लिखने, क्या और मार्किंग्स करने हो, समझ गए ना। यहाँ पे हमें फिगर दिया है और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। चलिए इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं, क्या दिया है। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, ओके, एंगल बी एंड एंगल सी की बाइसेक्टर्स है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एक्स, ये दिया गया। नेक्स्ट दिया गया है दैट रे एक्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है बीसी को एट पॉइंट वाई, और हमें कुछ इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, देखिए, ए बी की लेंथ दी गई है 5 और ए सी की लेंथ दी गई है 4, वेरी गुड। और हमें बोला गया है, हमें ओके और एक इंफॉर्मेशन है, बीसी की लेंथ दी गई है 6, और इसके बेसिस पे हमें ये फाइंड करना है कि ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ये जो रेशियो है ए एक्स और एक्स वाई का, इसका रेशियो क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। क्या रेशियो फाइंड करना है। तो अब हमें ये सोचना है कि रेशियो लाना है तो कुछ तो इंफॉर्मेशन होगा। तो आप बोलोगे हाँ, यहाँ पे दो बाइसेक्टर्स दिए गए, एंगल ए बी वाई की बाइसेक्टर दी गई है, और ये जो बाइसेक्टर है ये इंटरसेक्ट कर रहा है ए वाई को एट पॉइंट एक्स। तो आप समझ ही गए होंगे हमें ये बाइसेक्टर लेना है, बट कौन से ट्राइंगल में ये सो हमें कंसीडर करना है ट्राइंगल ए बी वाई। इस ट्राइंगल में एक बाइसेक्टर है जो ए वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट एक्स। तो यहाँ पे हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, और जैसे ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ए एक्स अपॉन एक्स वाई, इसी की तो हमें जरूरत है, वेरी गुड, हम समझ गए। सो अब इसे यूज करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, उसके स्टेप्स लिखेंगे प्रेजेंटेशन का। इन ट्राइंगल ए बी वाई हम लिखेंगे रे बी एक्स बाइसेक्स एंगल ए बी वाई, इसका रीजन है गिवन, इसलिए हम रेशियोज लिखेंगे। वो क्या है, ए बी अपॉन बी वाई, वेरी गुड, is equal to ax upon xy, वेरी गुड। ये जो रेशियोज हम लिख रहे हैं यहाँ पे केयरफुल रहना, हमने ए बी अपॉन बी वाई लिखा है, इसलिए हम ए एक्स अपॉन एक्स वाई लिख रहे हैं, और हमें ए एक्स अपॉन एक्स वाई की जरूरत है, तो उसके हिसाब से हम रेशियोज लिखें, और ये होगा हमारा रिजल्ट नंबर 1। इसका रीजन क्या होगा हमें पता है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। बट आप बोलोगे इस सब में और एक एंगल बाइसेक्टर दिया है, एंगल ए सी वाई का बाइसेक्टर है, और वो इस ट्राइंगल में है, ट्राइंगल ए सी वाई। तो आप बोलोगे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी तो यहां पे भी यूज कर सकते हैं, और उससे भी हमें ए एक्स अपॉन एक्स वाई मिलेगा। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी वाई रे ए सी एक्स बाइसेक्स एंगल ए सी वाई, रीजन इज गिवन, इसलिए हमें बाइसेक्टर मिला है, तो हम बाइसेक्टर दिया है तो हम रेशियोज इक्वल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो हमने ये रेशियोज इक्वल लिख दिए, और ये होगा हमारा रिजल्ट नंबर 2, और रीजन होगा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, अब चलिए दोनों स्टेटमेंट्स को देख लीजिए। दोनों स्टेटमेंट में आप बोलोगे दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, एक्स अपॉन एक्स वाई, एक्स अपॉन एक्स वाई, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लिख सकते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लिख लेते हैं। दैट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट का जो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी अपॉन बी वाई इक्वल टू सेकेंड स्टेटमेंट का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे इक्वल लिख देते हैं, दैट इज ए सी अपॉन सी वाई। ये हमने इक्वल लिख दिया, बट ध्यान से देखिए हमें सब में जरूरत है ए एक्स अपॉन एक्स वाई, इस रेशियो की जरूरत है। अब ये रेशियो तो 1 और 2 में था, अब 1 और 2 से हमें क्या मिला, राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो लिख दिया, ये सही है, बट एक्स अपॉन एक्स वाई तो हमें वही है ना, वो लिखना तो होगा, बिकॉज वही तो हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, और ये इक्वल किसे है, एक्स अपॉन एक्स वाई में, राइट। ये एक्स अपॉन एक्स वाई को इक्वल है ना, यहाँ पे हम ये लिखेंगे बिकॉज हमें इसकी जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों रेशियोज एक दूसरे को इक्वल है, वेरी गुड। चलो लिख लिया। ये कहां से मिला हमें, ये मिला हमें फ्रॉम 1 and 2, ये लिख लिया। अब आप बोलोगे सॉल्व कैसे करेंगे,
तो चलिए जो वैल्यूज हमें पता है वो सब शूट कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू हमें पता है, तो चलिए ए बी के पे हम लिखेंगे 5, तो हमें मिला 5 अपॉन बी वाई। ए सी की वैल्यू हमें पता है दैट इज 4, तो हम वहां पे लिखेंगे सेकेंड रेशियो आ जाएगा 4 अपॉन सी वाई। ए एक्स अपॉन एक्स वाई तो नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है, तो उसे वैसे ही रख लीजिए। अब हम यहाँ पे आके रुक गए, तो अब बोलोगे हमें एक्स अपॉन एक्स वाई फाइंड करना है और इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे ही है, इसे यूज करके करना है। कैसे करें कैसे करें? अब बोलोगे अभी गिवन में देखिए और एक इंफॉर्मेशन है बीसी। बीसी का लेंथ दिया गया है 6, पर चेक कीजिए बीसी है क्या, हम बीसी का यूज उपयोग कैसे कर सकते हैं। अब बोलोगे बीसी तो है बी वाई प्लस सी वाई, अगर हमें बी वाई प्लस सी वाई मिले तो हमें बीसी मिलेगा, और बीसी मिला तो हम 6 लिख सकते हैं। ओके, बी वाई एंड सी वाई। आप बोलोगे हाँ बी वाई एंड सी वाई तो इधर है, ये देखिए दोनों डिनोमिनेटर में है दोनों रेशियोज के। अब ये दोनों भी रेशियोज जो है ये इक्वल है एक दूसरे को, और ये दोनों रेशियोज एक्स अपॉन एक्स वाई को इक्वल है। दैट मींस हमारे पास अभी इक्वल रेशियोज है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वल रेशियोज है हमारे पास, 3 रेशियोज है इक्वल। आपने एक थियरम पढ़ा था जो आपने 9वीं कक्षा में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद आ रहा है? 9th स्टैंडर्ड में आपने एक टॉपिक पढ़ा था अलजेब्रा में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा था थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, और वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, हमने डिस्कस किया है, एक वीडियो उस पे ऑलरेडी किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। पहले इस सम से पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद इस सम को देखिए तो और अच्छी तरीके से समझो, बिकॉज आप खुद अप्लाई करोगे। तो चलिए, अब रेशियोज जब इक्वल है, 2 या 2 से ज्यादा रेशियोज जब इक्वल है, तो हम ये थियरम अप्लाई कर सकते हैं। और ये थियरम क्या कहता है? थियरम ये कहता है कि जो इक्वल रेशियोज है उसको यूज करके हम एक नया रेशियो बना सकते हैं, और उस नए रेशियो में हम जब एडिशन ऑफ न्यूमरेटर और एडिशन ऑफ डिनोमिनेटर करके एक नया रेशियो बनाएंगे, वो जो नया रेशियो है वो नया रेशियो हर एक रेशियो को इक्वल होगा। तब आप बोलोगे हमें बी वाई प्लस सी वाई करना है, दैट मीन्स हमें सिर्फ फर्स्ट रेशियो सेकेंड रेशियो उसको यूज करके सॉल्व करना है। तो दैट मीन्स हम दोनों का डिनोमिनेटर हमें ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर ऐड करेंगे और न्यूमरेटर ऐड करेंगे, उससे हमें एक नया रेशियो मिलेगा। तो नया रेशियो कैसा फॉर्म होगा, देखिए दोनों के न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो हम वहां पे लिखेंगे बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो, वो अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में 5 + 4, डिनोमिनेटर में आएगा बी वाई प्लस सी वाई। ये नया रेशियो मिला है। ये जो नया रेशियो है, ये नया रेशियो किसे इक्वल होगा, ये हर एक रेशियो को इक्वल है, तीनों रेशियोज को इक्वल। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ एक्स अपॉन एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। सो कैन वी राइट दिस न्यू रेशियो इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स वाई? आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, एंड ये हमें मिला है बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इस सबका, अब ये समझ आ गया राइट? तो चलिए, अब हमने ये लिख तो दिया, अभी आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है 5 + 4 कितना है, 9, तो लिखे 9 वहां पे। बी वाई प्लस सी वाई क्या है, बी वाई प्लस सी वाई, अब बोलोगे वो तो हमें बी सी मिलता है। और बी सी क्यों लिखा है, रीजन होगा बी डैश वाई डैश सी, वो हम लिखेंगे रीजन में, और राइट हैंड साइड में एक्स अपॉन एक्स वाई जैसे हैं वही लिख देते हैं। अब बीसी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 6, तो लिख लीजिए वहां पे। सो 9/6 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स वाई। सुपर्ब, हमने लिख दिया। अब एक्स अपॉन एक्स वाई तो हमें मिलना था, वही तो फाइंड करना था, वो हमें मिला है 9/6। बट क्या हम उसे और रिड्यूस कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ, 9 और 6 दोनों भी 3 के टेबल में जाता है। वेरी गुड, 3 2s और 3 3s। दैट मींस हमें रेशियो क्या मिला है, हमें रेशियो मिलता है एक्स अपॉन एक्स वाई का, दैट इज 3/2, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। यही तो हमें फाइंड करना था। फिगर ऑलरेडी दी गई है और इंफॉर्मेशन भी है, कुछ प्रूव कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया है। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, सो इस क्वाड्रिलेटरल में हमें दिया गया है एडी पैरेलल टू बीसी। एडी और बीसी एक दूसरे को पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये दिया गया है, मतलब एक पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल है। ये ट्रेपेजियम है, हमें पता है। वेरी गुड। ओके, इस ट्रेपेजियम में क्या दिया है, डायगोनल्स AC and BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। एक ट्रेपेजियम में डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें कुछ प्रूव करना है। जी ये बताइए, हमने ये ऑलरेडी सीखा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आपको पता है ना पिछले 2 वीडियोस में। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैंने कहा है कि जब भी ट्रेपेजियम में डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा दिया है, तो वहां पे हम हमेशा इन 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। इन 2 ट्राइंगल्स को, जो ट्राइंगल्स पैरेलल साइड्स को कंटेन करते हैं, उनको हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं हमेशा।
किया है वो दोनों समझ में भी गया। तो ट्रेपीजियम आया और डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे तो ये करना ही है। ओके, और ये कैसे करोगे आप? दोनों डायगोनल्स जो दिए हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव कर रहे हैं तो कैसे करोगे? हमें पता है बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, बट वो कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑलरेडी एंगल एपीडी और एंगल बीपीसी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वेरी गुड। और एक पेयर ऑफ एंगल कैसे मिलेगा वो भी पता है ना कैसे? बिकॉज देखिए यहाँ पे एडी और बीसी ये एक दूसरे को पैरेलल, और हम ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, बीडी को ट्रांसवर्सल ले सकते हैं या एसी को। अगर हम बीडी को ट्रांसवर्सल लेते हैं तो हमें एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं। करेक्ट है, दैट मींस ये दूसरा पेयर ऑफ एंगल मिल गया। दैट मींस हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। बट क्या हम ट्रायंगल को डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हैं? पहले नहीं, ये एंगल्स इक्वल कैसे मिले पहले वो लिखना है, तो उसके स्टेप्स लिखिए। तो क्या लिखोगे सबसे पहले? यस, एडी एंड बीसी वो पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? गिवन ट्रांसवर्सल हमने किसको लिया है? बीडी को, तो लिखिए ऑन ट्रांसवर्सल बीडी। हमें क्या मिला है? एंगल, जो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिले हैं ऑल्टरनेट एंगल वो लिख लीजिए, एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी सी। ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, हमें रीजन पता है, ऑल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। ओके, यहाँ पे हमें लिखना क्या है? इनके नाम चेंज करने हैं। ए डी बी को हम लिखेंगे ए डी पी, क्योंकि हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे उसका नाम चेंज करके एडीपी लिखे। ऐसा क्यों लिखा हमने? रीजन इज डी डैश पी डैश बी बिटवीन एस। ओके, सेम दूसरा एंगल का नाम भी चेंज कर दीजिए, उसको लिखेंगे पीपीसी, और ये होगा हमारा रिजल्ट नंबर 1। रीजन लिखना मत भूलना, डी डैश पी डैश डी लिखिए या डी डैश पी डैश बी लिखिए। दैट इज हो गया बिटवीन एस। डन, अभी हमने लिख दिया। दैट मींस अब हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो लिखिए इन ट्राइंगल एपीडी एंड ट्राइंगल बीपीसी, ये दोनों ट्राइंगल में हमें क्या मिला है? कॉन्ग्रुएंट जो मिला है वो लिख लीजिए। पहले लिख लीजिए एंगल एडीपी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीबीसी। ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों है? फ्रॉम 1। क्योंकि इसके बाद दूसरा तो हमें पता है, एंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीपीसी, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसका रीजन क्या होगा? हमें पता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर लिख सकते हैं, बट करस्पॉन्डेंस पे ध्यान देना। एक ट्राइंगल का नाम फिक्स कर लीजिए पहले। तो एक का नाम अगर हमने ट्राइंगल एपीडी लिखा है तो दूसरे का नाम क्या होगा? पी, तो पी के सामने आएगा, बिकॉज दोनों एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो पी करस्पॉन्ड्स टू पी। डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, तो डी के सामने आएगा बी, तो बचा क्या? ए के सामने आएगा सी। दैट मींस हम दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखेंगे ट्राइंगल सीपीबी। लिख दिया, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ये हमें पता है, हमने कर दिया। बहुत हमने किया क्यों? देखिए हमें रेशियोज ही तो चाहिए टू प्रूव में, तो हमें वो रेशियोज मिल सकते हैं। देखिए पहले हमें एपी की जरूरत है। देखिए न्यूमरेटर एपी, तो एपी लेंगे। अगर एपी लेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगा? सीपी। तो एपी अपॉन सीपी या पीसी तो लिख दिया। तो देखिए आप टू प्रूव में देखो एपी और पीसी की जरूरत है। ओके, और क्या चाहिए हमें? पीडी है, बीपी है। ओके, पीडी ले रहे हैं, मतलब पीडी लेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? देखिए उसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा बीपी, हमने वो भी लिख दिया। ये रेशियोज हमने लिखा था, इसका रीजन क्या है? इक्वल है, क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बट हमें ये मिल गए, एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू पीडी अपॉन बीपी मिल गया। बट टू प्रूव में देखिए हमें क्या चाहिए? आप बोलोगे हमें तो एपी अपॉन पीडी की जरूरत है, इक्वल टू पीसी अपॉन पीपी। मतलब बोल रहे हो ये पीडी और पीसी का अगर हम जगह को, इनके जगह को स्वैप कर देते हैं। अब देखिए ये दोनों रेशियोज इक्वल है, दोनों रेशियोज इक्वल होंगे। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियोज पढ़े ना, रेशियोज जब होते हैं तो उसपे ऑपरेशंस, वेरी गुड, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियोज पढ़े, जहां पे हम ऑल्टरनेटो सीखे हैं। अगर दो रेशियोज इक्वल है तो डायगोनली अगर हमें उसके जगह को स्वैप कर दे तो उसका वैल्यू विल स्टिल रिमेन द सेम। दैट मींस इसी रेशियो में अगर हम इनके जगह को स्वैप कर दे, देखिए वेरी गुड, ये होता है ऑल्टरनेटो। तो लिखिए बाय ऑल्टरनेटो हमें क्या मिला? एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू पीसी अपॉन पीबी, और यही हमें प्रूव भी करना था। अब बताइए इंटरेस्टिंग था कि नहीं? पहले देखा तो लगा होगा ये कैसे लेके आए रेशियो, बट याद रखना मैंने जैसे कहा वो याद रखना, ट्रेपीजियम है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ट्राइंगल्स कंटेनिंग द पैरेलल साइड्स को पहले हमें सिमिलर प्रूव करना है बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। पहले वो कर लीजिए, उसके बाद तो बहुत इजी था। इंटरेस्टिंग सम है, ब्यूटीफुल सम है, सुंदर सा सम है। हेलो, एक्टिविटी बेस्ड सम है, और यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल टू अ साइड दिया है। तो क्या हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करना है या तो हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है?
और अगर ये करना है ट्राइंगल्स को सिमिलर तो क्यों करना है ये समझना जरूरी है, बिकॉज ये सब अब एक्टिविटी फॉर्म में दिया है बट विदाउट एक्टिविटी भी आ सकता है। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पे फिगर तो दिया गया है, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी दिया है एक्स वाई पैरेलल टू एसी, मतलब एक ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल है, ये इंफॉर्मेशन दिया है। उसके आगे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ट्वाइस ऑफ एक्स। ओके, ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स bx। ओके, तो एक्स और bx के बीच में एक रिलेशन दिया गया है, दिया है, उसे कैसे यूज करना देखते हैं। उसके बाद दिया गया है कि एक्स वाई जो है इसका लेंथ दिया गया है 9 और हमें बोला है एक्टिविटी को फिल करके एसी का लेंथ फाइंड कीजिए। तो अगर आप सम को देखते हो तो एक्स वाई दिया है और एसी फाइंड करना है। तो अगर आप ट्राइंगल्स के बारे में देखो तो बोलोगे एक साइड दिया है एक्स वाई और उसका करस्पॉन्डिंग साइड ही हमें एसी दिख रहा है, वो फाइंड करना है। ओके, तो कुछ ही दिया तो समझ में। ओके, तो चलिए अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक ट्राइंगल में जब एक लाइन एक साइड को पैरेलल होता है, याद रखना इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो वहां पे भी मैंने इसके बारे में बात किया है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैंने कहा था कि अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम या तो वहां पे उस सम में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करते हैं जहां से हमें bx अपॉन ax इक्वल टू by अपॉन cy मिलेगा, या तो हम इस छोटे ट्राइंगल और इस बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। और सिमिलर कैसे प्रूव करना है, बहुत इजी है, कॉमन एंगल ले सकते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ले सकते हैं ना, बिकॉज लाइन पैरेलल है। तो किसी भी एक साइड को ट्रांसफर से ले लीजिए, या तो AB या तो BC। अगर हम BC को ले तो हमें एंगल y इक्वल टू एंगल C मिलेगा, अगर हम AB को ले तो हमें एंगल x इक्वल टू एंगल A मिलेगा, और हम ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। बट सोचना और समझना यह है कि हमें करना क्या है, क्या हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है या हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करना है। मैंने कहा वो डिपेंड करता है कि सम में क्या दिया। सम में अगर एरिया के बारे में बात किया है ट्राइंगल का तो जाहिर सी बात है हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे सो दैट हम उसके बाद एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज कर पाए। आप बोलोगे इस सम में तो एरिया नहीं है, तो क्या हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करना पड़ेगा। अब समझिए जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था, यहां पे अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करें तो हम bx अपॉन x और by अपॉन cy से डील करेंगे। ओके, बट सब में देखिए हमें एक्स वाई दिया है और एसी ढूंढना है। अब एक्स वाई और एसी का रिलेशन तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में ला ही नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है वो एक्स वाई और एसी जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स है इन दोनों ट्राइंगल्स का, मतलब ट्राइंगल्स में रिलेशन होना जरूरी है, तब जाके हम एक्स वाई को यूज करके एसी फाइंड कर सकते। ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये समझना जरूरी है कि अगर ये रिलेशन की जरूरत है, मतलब क्या रिलेशन, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना, मतलब हमें पता है कि हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो क्या हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, और वो दिया भी है। ओके, तो ये समझ गए। तो अगर ये सम अगर हम खुद करते हैं विदाउट एक्टिविटी तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं, वो करना ही है, और वो समझ गए, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आप वो कर सकते हैं। वेरी गुड। बट अभी एक्टिविटी फॉर्म में देखते हैं स्टार्ट में क्या दिया है। स्टार्ट में उन्होंने ट्राइंगल सिमिलर तो नहीं किया, क्या दिया है देखते हैं। स्टार्ट में उन्होंने ये रिलेशन यूज किया, देखिए ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स bx। ओके, अब अगर हमें ये दिया है तो हम उसमें से रेशियो फॉर्म करेंगे, बिकॉज हमें पता है ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हम रेशियो फॉर्म कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ ax अपॉन bx, तो यहाँ पे 3 रहेगा ऐसे कैसे, और 2 यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स हमें ax अपॉन bx का रेशियो मिलेगा 3 अपॉन 2 ax अपॉन bx। पर देखिए अगर हम ये ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XBY को सिमिलर प्रूव करें, जो हमें करना ही है भाई, हमें सिमिलरिटी में जाना है, तो अगर हम वो कर रहे हैं मतलब जाहिर सी बात है हमें AB अपॉन XB मतलब BX इस रेशियो की जरूरत है। ओके, तो आप बोलोगे बट हमारे पास तो AX अपॉन BX है, बट हमें जरूरत क्या है, AB अपॉन BX। तो आप बोलोगे हाँ हमें BX की जरूरत है, सो जिसे रखना है, चेंज नहीं करना है, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना। ओके, उससे तो bx को डिनोमिनेटर में उसको ऐसे रखना। चेंज कहां पे चाहिए हमें, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को हमें चेंज करना है। ओके, तो न्यूमरेटर में वो चीज है उसको चेंज करना कैसे करें, हमें AB की जरूरत है। AB क्या है, ax प्लस bx, ax प्लस bx, ax
प्लस bx, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, रेशियोज इक्वल है तो हम ऐसा कर सकते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किसमें होता है? वेरी गुड, कौन सा प्रॉपर्टी है रेशियोज में ना, इक्वल रेशियो में? कौन सा है? कॉम्पोनेंटो। तो आप बोलोगे आप समझ में क्यों यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे कॉम्पोनेंटो अप्लाई कर रहे हैं, तो हमेशा जो चेंज नहीं होना चाहिए उसे डिनोमिनेटर में रखना, जो bx को रखना है, बिकॉज जिस जरूरत है तो bx को डिनोमिनेटर में रखना, और जिसमें चेंजेस चाहिए उसको न्यूमरेटर में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ax प्लस bx कर दिया अपॉन dx इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? 3 प्लस 2 अपॉन 2। ये क्यों किया हमने? कॉम्पोनेंट से। बट क्यों कॉम्पोनेंट किया वो समझ आ गया, बिकॉज हमें ab की जरूरत है। वेरी गुड। तो इससे क्या मिलेगा? अब आप बोलोगे हाँ ax प्लस bx मतलब 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना है? 5। सो हमें क्या मिला? 5 अपॉन 2। दैट मीन्स हमें ab अपॉन bx ये वैल्यू मिल गया, और ये कितना मिला? 5 अपॉन, मार्क कर दीजिए, बिकॉज इसका हमें यूज करना है। अब ये अगर विदाउट एक्टिविटी होता तो जाहिर सी बात है मैं ये तो नहीं करता स्टार्ट में, पहले हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर लेते, बट यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर किया है, इसके बाद किया तो वो तो हमें पता है, हम ये बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। कैसे? कॉमन एंगल बी, ओके, वो स्टेप्स लिख सकते हैं, यहाँ पे तो लिखना नहीं बोला, बट अगर विदाउट एक्टिविटी हो तो हम वो लिख देते हैं। कॉमन एंगल और एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग ले लीजिए, कोई भी लीजिए, एंगल y इक्वल टू एंगल c लीजिए, या एंगल x इक्वल टू एंगल e लिख लिया, और हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बहुत इजी है। अब ये ट्राइंगल सिमिलर है, राइट? तो सिमिलर है तो हमें पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे, और हमें इंटरेस्ट क्या है? AC। तो अगर AC ले रहे हो तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? XY। तो AC अपॉन XY इक्वल टू और दो रेशियोज है, उसमें से वो रेशियो लिखिए जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता है। हमें किसके बारे में पता है? AB अपॉन BX, तो हम वही लेंगे। तो AB का करस्पॉन्डिंग साइड है BX, तो हमने लिखा है वहां पे AB अपॉन BX इज इक्वल टू AC अपॉन XY। उसका रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट था ये समझना कि एक्टिविटी फॉर्म में तो हम सिर्फ फिलअप करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, बट विदाउट एक्टिविटी है तो सोचना जरूरी है, क्यों कर रहे हैं वो समझना जरूरी, वो यहाँ पे समझ रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, AC की वैल्यू नहीं है बिकॉज वही फाइंड कर रहे हैं, XY की वैल्यू हमें पता है, AB की वैल्यू इंडिविजुअल नहीं पता, बट AB अपॉन BX पूरा रेशियो हमें पता है, 5 अपॉन 2 को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो अगर हम खुद करते तो हम ये लिखते हैं, और यहाँ पे रीजन भी लिखते फ्रॉम 1। ओके, तो आप AC फाइंड कर सकते हो। आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं, बिकॉज ये जो लाइन है वो आपको शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा 5 अपॉन 2 इंटू 9। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 5 इंटू 9 45, 45 अपॉन 2। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना आएगा? 45 का हाफ इज नथिंग बट 22.5। तो हमें AC का लेंथ मिलेगा 22.5 यूनिट्स, और हमने AC का लेंथ फाइंड कर लिया। अब मुझे बताइए क्या ये सम सिंपल था? एक्टिविटी में तो जाहिर सी बात है बहुत ही सिंपल था, बट विदाउट एक्टिविटी समझ गए ना कि हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं यूज करना है, बट ट्राइंगल्स के सिमिलैरिटी में जाना है, और बाद में ये रेशियो से कैसे डील करनी, क्यों लाना है वो समझना जरूरी। समझ गए? वेरी गुड। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक प्रोडक्ट दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें दो प्रोडक्ट्स इक्वल दिखाने हैं, और हमें पता है दो प्रोडक्ट्स इक्वल कब मिलते हैं? अगर रेशियोज इक्वल मिले। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले के वीडियोस में भी डिस्कस किया है, अगर वो वीडियोस नहीं देखा है तो देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल दिखाने के लिए हमें सिमिलैरिटी में जाना है, बिकॉज रेशियोज तब इक्वल मिलेगा अगर ट्राइंगल सिमिलर मिलेंगे तो बोलोगे ये तो हम जानते हैं, बट यहाँ पे काफी सारे ट्राइंगल्स हैं, दैट मींस हमें ये समझना जरूरी है कि हम कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे सो दैट हमें प्रोडक्ट्स इक्वल मिले। ओके, हम कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करें, और हमेशा मैंने बोला वो आपको इस टू प्रूफ से, इस इंफॉर्मेशन से ही पता चलेगा। अब हमें पता है डी स्क्वायर है, डी इंटू डी है, दैट मींस हमें दो ट्राइंगल्स की जरूरत है जहां पे डी एज अ साइड आता है। तो डी एज अ साइड ट्राइंगल में आप बोलोगे तो आ ही नहीं रहे, तो चलिए देखिए डी तो यहाँ पे है। ओके, तो चलिए और इंफॉर्मेशन जो दी है BD एंड EC उसको भी देखते हैं। तो डी BD के साथ कोई ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर रहा, DE EC के साथ कोई ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर रहा। रादर यू कैन सी, आप ये देख सकते हो कि ये तीनों भी जो सेगमेंट्स है वो तो एक ही लाइन पे है। ओके, दैट मींस हमें दो ट्राइंगल्स नहीं मिल रहे हैं जिससे हम सिमिलर बताएं और जिसके रेशियोज इक्वल मिलेंगे तो ये प्रोडक्ट इक्वल। बट हमें ये तो पता है कि अगर हम ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे तो ही हमें रेशियोज इक्वल मिलेंगे और तब ही हमें प्रोडक्ट इक्वल मिलेगा, बट ट्राइंगल्स तो नहीं मिलेंगे।
ओके, डी के साथ नहीं मिल रहा है, तो अब कैसे हो सकता है? चलिए इसे ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया है दैट डी जो है वो एक क्वाड्रिलैटरल का साइड है DEFG, और वो DEFG क्या है? अब बोलोगे हमें तो पता है वो स्क्वायर है। सो अगर वो स्क्वायर है इसका मतलब है उसके चारों साइड्स एक दूसरे को इक्वल है, तो यहां से इंफॉर्मेशन मिल सकता है। दैट मींस क्या हम डी के जगह पे DG लिख सकते हैं? बिकॉज डी एंड DG वो इक्वल है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। क्या हम डी के जगह पे EF लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अगर हम D के जगह पे DG लिखे और DE के जगह पे हम EF लिखे, तो हम यहाँ पे जो टू प्रूव है उसे जो मैं हिंट दे रहा हूं उसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं। एक D जो है उसके जगह पे लिख देंगे DG, और दूसरे D के जगह पे हम लिखेंगे EF। दैट मीन्स हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये प्रोडक्ट जो टू प्रूव है वो लाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? DG इंटू EF इज इक्वल टू BD इंटू EC। प्रोडक्ट्स इक्वल लाने। आप देखिए इससे क्या हमें ट्राइंगल्स मिल रहे हैं? तो आप बोलोगे हाँ मिल रहे हैं। देखिए DG एंड BD, क्या ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है? कर रहा है। EF एंड EC, क्या ये दूसरा ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है? कर रहा है। दैट मीन्स हमें दो ट्राइंगल्स मिल गए। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बता दें तो हमें रेशियोज इक्वल मिलेगा, और अगर रेशियोज इक्वल मिलते हैं तो हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें प्रोडक्ट इक्वल ला सकते हैं, मतलब हमें टू प्रूव मिल सकता है। तो इसलिए जो ये हिंट मैं डिस्कस कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब ये समझ गए होंगे। ओके, तो आपने कहा आप तो ये बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं दोनों ट्राइंगल्स में। एक्साइटेड हो देखने के लिए कि कौन से पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है? चेक कीजिए क्या कोई पेयर ऑफ एंगल ऑलरेडी इक्वल है? आप बोलोगे हाँ इक्वल है। देखिए एंगल BDG और एंगल FEC ये दोनों इक्वल है, 90 डिग्री 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। वाह, एक पेयर ऑफ एंगल मिल गए। बट हमें और एक पेयर ऑफ एंगल की जरूरत है सो दैट ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ जाए। चेक कीजिए दोनों ट्राइंगल में और एक पेयर ऑफ एंगल मिल रहे हैं, चेक कीजिए। नहीं, आप बोल रहे एंगल B एंगल C नहीं, एंगल G एंगल F नहीं, तो कोई भी पेयर ऑफ एंगल तो मिल ही नहीं रहे। सो इसका मतलब ये है कि हमें ये दो ट्राइंगल्स अब राइट नाउ सिमिलर हम नहीं दिखा पा रहे, नहीं हो पा रहा है, बट सिमिलर तो दिखाना है, बिकॉज अगर ये सिमिलर होगा तो ही हमें ये ट्रू प्रूफ मिलेगा। दैट मींस हम करें कैसे? तो कभी भी याद रखना, अगर हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है बट जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से वो डायरेक्टली नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है, ये समझना जरूरी है कि हमें एक तीसरे ट्राइंगल की जरूरत है जो एज अ मीडिएटर काम करेगा। और हमें क्या करना है? समझिए हम इस ट्राइंगल को नेम करते हैं, अभी समझने के लिए हम इसे बोलते हैं ट्राइंगल 1 है और ये दूसरा ट्राइंगल 2 है। तो हम तीसरे ट्राइंगल की मदद ले रहे हैं, तो ऐसा कोई ट्राइंगल यहाँ पे है, हम लेंगे ट्राइंगल AGF। तो हमें करना क्या है वो समझ लीजिए। हम अगर ट्राइंगल 1 को ट्राइंगल 3 के साथ सिमिलर प्रूफ करें और ट्राइंगल 2 को ट्राइंगल 3 के साथ सिमिलर प्रूफ करें तो क्या होगा? 1 सिमिलर टू 3, 2 सिमिलर टू 3, तो हमें पता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी तो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये है यहाँ पे हमें वही करना है, ये जो ट्राइंगल AGF है इसको हम सिमिलर प्रूफ करेंगे फर्स्ट ट्राइंगल के साथ और इसी को प्रूफ करेंगे ट्राइंगल 2 के साथ, और उसके बाद हमें ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 सिमिलर मिलेगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये इस सम का क्रक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें समझ, ये तो समझ गए। सो दैट मींस ऐसे समय पे जहां पे दोनों ट्राइंगल्स डायरेक्टली सिमिलर नहीं हो पाते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, इसका मतलब ये है, ये हिंट है कि हमें तीसरा ट्राइंगल लेना जो हमने कंसिडर किया। अब हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल है, हमें सिर्फ ट्राइंगल AGF ट्राइंगल BGD के साथ सिमिलर बताना है और ट्राइंगल AGF को ट्राइंगल FEC के साथ सिमिलर बताना है। तो जब हम ट्राइंगल AGF और ट्राइंगल BGD देखते हैं, आप बोलोगे हाँ इन दोनों में एंगल A 90 एंगल D 90, वन पेयर ऑफ एंगल इक्वल मिल गया। अब दूसरा पेयर ऑफ एंगल, अब बोल रहे हो दूसरा पेयर ऑफ एंगल तो नहीं दिख रहा है बट आएगा, मिलेगा, बिकॉज अब इंफॉर्मेशन देखते जो दिया है, हमें इंफॉर्मेशन दिया है दैट DEFG इज अ स्क्वायर, तो इससे मिलेगा। देखिए तो ये स्क्वायर है तो पहले लिख देते हैं, ये क्या है? स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल DEFG इज अ स्क्वायर। अब अगर ये स्क्वायर है तो हमें पता है इसके चारों साइड्स इक्वल है, एट द सेम टाइम इसके जो ऑपोजिट साइड्स है, तो अगर मैं आपको पूछूं GF और D क्या ये पैरेलल है?
बोलोगे हाँ, ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल ही होते हैं इसके, तो हम लिखेंगे दैट सेगमेंट GF एंड सेगमेंट D दे आर पैरेलल। क्यों पैरेलल है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, क्या हम GF पैरेलल टू D के जगह पे क्या हम उसे BC लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। क्यों? B डैश D डैश E डैश C बिटवीननेस की वजह से, तो लिख लीजिए। तो हमने उस D का नाम चेंज कर दिया, उसे BC लिखा, रीजन लिख लीजिए, बिटवीननेस है B डैश D डैश E डैश C। अब इससे फायदा क्या है? देखिए हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, इसके लिए क्या ये ए बी ट्रांसवर्सल है? तो आप बोलोगे हाँ ए बी ट्रांसवर्सल है। तो अगर हम ए बी को ट्रांसवर्सल लेते हैं तो हमें एंगल ए जी एफ और एंगल ए बी डी, इन अदर वर्ड्स एंगल बी, ये दोनों एंगल्स क्या हमें कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं? देखिए दोनों लाइन है पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों है? बिकॉज वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और अगर लाइंस पैरेलल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे को इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं दैट एंगल AGF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, एंड इसे हम मार्क कर देते हैं रिजल्ट नंबर 1, बिकॉज ये हमें जरूरत है इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर। अभी आपको समझ गया ये दोनों ट्राइंगल्स अभी सिमिलर हो सकते हैं, वेरी गुड, बिकॉज दूसरा पेयर ऑफ एंगल मिल गया, वेरी गुड। अब सेम तरीके से जब हम ये ट्राइंगल AGF को FEC के साथ सिमिलर प्रूव करने जाएंगे तो सेम चीज होगा, ये 90 है 90 है, दूसरा पेयर ऑफ एंगल लाना होगा। अब इसी तरीके से मिलेगा, देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल अगर हम कंसीडर करें तो हमें एंगल AFG कॉन्ग्रुएंट मिलेगा एंगल C के साथ। सुपर, वो भी लिख के रख दीजिए, और ये होगा रिजल्ट नंबर 2। दोनों का रीजन एक ही है, क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम। तो कॉमन रीजन लिख लीजिए दोनों। तो हमने वो चीज तैयार कर लिया है जिससे हम ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 3 के साथ सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 के साथ सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब क्या करना है? सिर्फ ये सिमिलर प्रूव करना है, तो चलिए वो कर लेते हैं। तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स कंसीडर करते हैं, तो इस ये है दैट इज ट्राइंगल AGF एंड ट्राइंगल EGD, ये दोनों ट्राइंगल्स कंसीडर करते हैं। अब सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, तो अब नाम हम कैसे भी लिख सकते हैं? एक बार सिमिलर हो जाए तो करस्पॉन्डेंस के हिसाब से, तो स्टार्ट में कंसीडर कर लिए दोनों ट्राइंगल्स। ओके, दोनों ट्राइंगल्स में क्या इक्वल है? ऑलरेडी जो मिल गया है एंगल AGF कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, वो लिख लीजिए। कहां से मिला हमें? फ्रॉम 1, तो लिख लीजिए फ्रॉम 1। सुपर। दूसरा क्या है? 90 डिग्री 90 डिग्री, लिख लीजिए कौन सा है वो एंगल? GAF कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GDB, ये दोनों एंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे, और इसका रीजन क्या है? ईच इज 90 डिग्री। सुपर। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है? सिमिलर है। तो एक ट्राइंगल जो है, तो अगर हम इस ट्राइंगल का नाम फिक्स कर देते हैं, हम इसका नाम लेते हैं AGF। ओके, अब एक चीज समझिए, हमें ट्राइंगल 1 सिमिलर टू ट्राइंगल 3 दिखाना है, ट्राइंगल 2 सिमिलर टू ट्राइंगल 3 दिखाना है। तो 3 जो है वो कॉमन लिंक है दोनों के बीच में, तो उस ट्राइंगल 3 मतलब इस AGF का नाम AGF ही रखना, और उसके हिसाब से आपको ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का करस्पॉन्डेंस लिखना है। ये मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करस्पॉन्डेंस लिखना। तो आपको आता है, हमने डिस्कस किया ना काफी सम्स में, तो चलिए लिख देते हैं। तो AGF को हमने फिक्स किया है, अब इसके हिसाब से हमें करस्पॉन्डेंस लिखना है। देखिए एंगल A एंगल D को कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस A के सामने क्या आएगा? D आएगा, A करस्पॉन्ड्स टू D, वेरी गुड। एंगल G किससे कॉन्ग्रुएंट है? एंगल B को, तो G के सामने क्या आएगा? B, दैट मींस G करस्पॉन्ड्स टू B। तो हमें पता चल गया ना। अब इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा? इस ट्राइंगल का नाम होगा DBG, वेरी गुड, लिख लिया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना। ओके, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये हमें जरूरत था, तो इसे हम मार्क करेंगे रिजल्ट नंबर 3, और इसका रीजन है कौन से टेस्ट से? बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो हमने ट्राइंगल 1 सिमिलर टू ट्राइंगल 3 बता दिया है। सुपर। अब आप बोलोगे अरे वाह, इसी तरीके से हम ट्राइंगल 2 को ट्राइंगल 3 के साथ सिमिलर प्रूव करेंगे। तो चलिए उसके स्टेप्स लिखते हैं, सेम अभी सीख गए ना, वेरी गुड। तो लिखिए इन ट्राइंगल AGF, इसका नाम फिक्स रखना। सो इन ट्राइंगल AGF एंड ट्राइंगल FEC, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जो ऑलरेडी हमें मिला है, एंगल AFG कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। ये कहां से मिला हमें? ये मिला है रिजल्ट नंबर 2 से, जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया था। सेम है 90 डिग्री 90 डिग्री, लिख लीजिए। सो एंगल GAF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FEC, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ईच इज 90 डिग्री। तो क्या हम ये दोनों ट्राइंगल्स हम सिमिलर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं।
इस ट्राइंगल का नाम, ट्राइंगल 3 का नाम मैंने बोला था फिक्स रखना, जो आपने पहले लिखा सेम नाम लिखना। वहां पे क्या लिखा था, हमने लिखा था AGF, तो यहाँ पे भी लिखेंगे AGF। सो ट्राइंगल AGF सिमिलर टू, अब करस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। आप बोलोगे सर हमें तो ये पता है, बहुत इजी है। वेरी गुड, तो चलिए कर लेते हैं। सो A 90 है, यहाँ पे E 90 है, तो A करस्पॉन्ड्स टू E। वेरी गुड, ओके। तो हमें पता है यहाँ पे F और C कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस F करस्पॉन्ड्स टू C है। तो जाहिर सी बात है जो बचा हुआ वर्टेक्स है दैट इज यहाँ पे G है, वो किससे करस्पॉन्ड होगा, वो F को करस्पॉन्ड होगा। तो अब नाम लिख लीजिए, तो हमने लिख लिया है यहाँ पे दैट ट्राइंगल AGF इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFC। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन से टेस्ट से, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, और ये होगा हमारा रिजल्ट नंबर 4। सुपर, तो चलिए मिल गया। अब यही तो बताना था, ट्राइंगल 1 सिमिलर टू ट्राइंगल 3 हमने ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ पे ट्राइंगल 2 सिमिलर टू ट्राइंगल 3 वो हमें मिल गया है। तो हमें क्या मिलेगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी हमें ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 सिमिलर मिलेगा। दैट मींस हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे ट्राइंगल DBG सिमिलर टू ट्राइंगल EFC मिलेगा। तो लिख लीजिए, देयरफॉर ट्राइंगल EFC एंड ट्राइंगल DBG एक दूसरे को सिमिलर है। कहां से मिला, फ्रॉम 3 and 4। यही तो पता था। अब क्या हमें ये दो ट्राइंगल सिमिलर मिले, और यही हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। तो इसको सिमिलर लाना है, मिल गए, बट डायरेक्टली नहीं मिला, हमें एक तीसरे ट्राइंगल की मदद लेनी पड़ी। तो हमने वो कर दिया, सुपर भी कर लिया। तो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आए। हमने ये ट्राइंगल्स को सिमिलर क्यों प्रूव किया, बिकॉज हमें रेशियोज की जरूरत थी। तो चलिए रेशियोज लिखते हैं, वही रेशियोज लीजिए जिसकी हमें जरूरत है। तो चेक कीजिए, हमें DG की जरूरत है। DG है क्या, हाँ DG है। तो DG का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, EC। दूसरा कौन सा है, हमें BD की जरूरत है। BD है क्या है, BD का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, EF। तो BD अपॉन EF लिखेंगे, और दूसरा क्या है, दैट इज DG अपॉन EC। लिख लीजिए, ये दोनों रेशियोज हमने इक्वल लिखे। इसका रीजन क्या है, CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स मिल गया। अब रेशियोज इक्वल मिले हैं, मतलब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट इक्वल लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा BD इंटू EC इज इक्वल टू EF इंटू DG। ये मिल गया, ओके। तो देखिए अभी वही तो चाहिए था हमें, हाँ देखिए EF इंटू DG मिल गया है, इक्वल टू BD इंटू EC मिल गया। ये मैंने हिंट में सिखाया, बट एक्चुअली में हमें क्या प्रूव करना। तो आप बोलोगे हमें जरूरत है BD इंटू EC, वो तो है यहाँ पे BD इंटू EC इक्वल टू हमें D स्क्वायर की जरूरत है। यहाँ पे तो D नहीं है, बट याद है ना क्या किया था, यस। तो आप बोलोगे क्या हम EF के जगह पे D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या हम DG के जगह पे D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए, तो हम यहाँ पे EF के जगह पे लिखेंगे DE, और यहाँ पे DG है उसके जगह पे भी लिखेंगे DE। क्यों, बिकॉज हमें पता है हम इसे लिख सकते हैं, रीजन है साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अब बताइए मिला ना प्रूफ, बिकॉज मुझे बताइए अब D इंटू D क्या है, D स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर D स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू BD इंटू EC, और हमारा प्रूफ मिल गया। अब मुझे बताइए क्या ये इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था, बट इसमें समझना जरूरी था, यही जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया। क्या एक पेयर ऑफ ट्राइंगल सिमिलर बताने से मिल जाएगा, नहीं मिल रहा था डायरेक्टली, इसलिए हमें दूसरे और एक ट्राइंगल की जरूरत पड़ी जो हमने कंसीडर किया, और हमने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी से इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताया। उसके बाद ये बहुत सिंपल था, बट ये जो सोच था ये हमें क्यों करना है ये समझना बहुत जरूरी है। ये आप समझ गए, वेरी गुड, ओके। और एक चीज है, जब मैंने कहा कि इन दोनों को सिमिलर बताना है तो हमें तीसरे ट्राइंगल की जरूरत है। तीसरे ट्राइंगल में हमने क्या किया था, AGF। और एक ऑप्शन है, ये भी याद रख लीजिए, आप ऐसे करोगे तो भी आपको सम सही मिलेगा। आप तीसरे ट्राइंगल का नाम ले सकते हो ट्राइंगल ABC। अगर आप बड़ा ट्राइंगल लोगे ना, इस बड़े ट्राइंगल को ट्राइंगल 1 के साथ सिमिलर प्रूव कर सकते हो, 90-90 कॉमन एंगल, ऐसा भी कर सकते हो। सेम इसी बड़े ट्राइंगल को आप इसके साथ कंसीडर कर सकते हो, तो भी मिलेगा, और उससे भी आप ये कर सकते हो। फिर अल्टीमेटली आपको ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर मिल जाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो भी आपको ये प्रूफ मिल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट ये था कि हमें तीसरे ट्राइंगल की जरूरत है। ये समझ गए, तो अब ये पूरा समझ गया है, खुद से प्रूफ लिखिए तो आपको अच्छा भी लगेगा।
वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ। बट याद रखना, अगर आपको 1.1 देखना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, 1.2 के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।